करूंगा, दैट इज अबाउट द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन होना, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे ना, तब तक शायद हमें फील ही नहीं होगा कि यार इंजीनियरिंग तो मैंने ठीक है कर लिया, मैंने सिविल इंजीनियरिंग भी कर ली, मैं जेई भी लग गया, मैं एई भी लग गया, एसडीओ भी लग गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोबल प्रोफेशन है किसी भी कंट्री के लिए। आज हम किसी कंट्री के डेवलप होने की बात करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज डेवलप्ड होगी। चाइना हमारे साथ इंडिपेंडेंस मिला था, आज वो कहां पहुंच गया और हम कहां पे हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्री जो हमारे बाद में जिसको इंडिपेंडेंस मिला, सेपरेट हुए और आज वो डेवलप हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, आप सिंगापुर ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, या और जो डेवलप कंट्री हो चुके हैं, यूरोप पूरा डेवलप हो चुका है, इसके अलावा और बहुत सारी कंट्री जो डेवलप हो चुकी हैं। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि यार ये बताइए कि किसी भी कंट्री के डेवलप होने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किस चीज का है, किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है? क्या है ऐसा उस कंट्री के पास खास कि वो डेवलप, हम बोल देते हैं कि यार ये डेवलप होगी? क्या लगता है, क्या चीज है वो खास? और एक वर्ड, सिंगल वर्ड, किस बेसिस पे वो डेवलप हुए हैं? एक सिंगल वर्ड, टेक्नोलॉजी। ये एक टर्म है, टेक्नोलॉजी इज द टर्म। अब वो टेक्नोलॉजी किसी भी कंटेक्स्ट में हो सकती है, चाहे तुम मेडिकल में लगा लो, चाहे ऑटोमोबाइल में लगा लो, चाहे किसी भी डोमेन में लगा लो। टेक्नोलॉजी इज द टर्म जिसके बेस पे कोई कंट्री को हम बोल सकते हैं कि यस यार ये कंट्री डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है? क्योंकि इस कंट्री का टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छा है। नो डाउट हर कंट्री का एक अपना एक जोन है कि वो किस जोन में वो बहुत ज्यादा अपने मास्टर है अपनी चीज के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी इज द टर्म। अब मेरे को खुद सोच के बताइए कि यार ये टेक्नोलॉजी टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? किसके लिए यूज करते हैं? लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, किसके लिए? इंजीनियर्स के लिए। तो जहां पे हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे वहां पे हम इंजीनियर्स की बात करेंगे। तो इट मींस कि इंजीनियरिंग इज द डोमेन कि जिसके बेस पे किसी भी कंट्री में टेक्नोलॉजी को लाया जा सकता है और उसी टेक्नोलॉजी के बेस पे हम डेवलपमेंट ले सकते हैं। और ऐसे कुछ एक जो डोमेन्स हैं मैंने यहां पे मेंशन किए हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जहां पे आप लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, इंजीनियरिंग का कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा मेरे को सोच के बताइएगा कि क्या क्या और डोमेन्स बची हैं, क्या क्या डोमेन्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी ने बात किया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नो डाउट एक सिविल इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे आप बिल्डिंग से ले लीजिए, रोड से ले लीजिए, पानी से ले लीजिए, किसी भी चीज की बात कर लो तो उसी से ही होगा सारा का सारा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, ये सारा इसी से रिलेटेड है। इसमें से कौन सी भी ऐसी टर्म है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है? टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, नई चीजें करनी है। आज एआई की बात कर रहे हैं, बहुत देर पहले हमने डाटा की बात किया था, उससे पहले हम किसी और चीज की बात कर रहे थे। तो जितना भी एडवांसमेंट होना है टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन जो चीजें आनी है, अगर डॉक्टर्स, अगर हम मेडिकल सेक्टर की भी बात करेंगे, अगर उसमें भी एनहांसमेंट हो रहा है, उसमें भी चीजें हो रही है, उसमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका इंजीनियरिंग डोमेन का है। आज हम बोल रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि रोबोटिक्स के थ्रू आप नी रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब वो रोबोट है, वो मेडिकल, उसमें डॉक्टर ने तो नहीं बनाया होगा, लेकिन डॉक्टर ने जरूर उसकी रिसर्च में उसने हेल्प किया होगा कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली उसको सोल्यूशन मिला है। उसके बाद एनर्जी सस्टेनेबिलिटी। आज ये मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है, हम लोगों को एक ही इशू पड़ा हुआ है एनर्जी को लेके, पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके, आपका एलपीजी गैस को लेके, एनर्जी की जो बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की जो बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी की पता है एक बहुत बड़ा इशू क्या है किसी भी कंट्री के अंदर, खास करके ऐसी कंट्री जो रेस में है कि हम डेवलप हो जाए, सस्टेनेबिलिटी। आज हम लोगों ने मतलब बात करते हैं कि इथेनॉल की बात किया, E20 की बात किया, लेकिन ठीक है तुम लोगों ने मान लो सपोज कि पेट्रोल के प्राइस कम कर दिए, एफिशिएंसी बढ़ा दी, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके लिए इफेक्ट्स कहां पे गए हैं? जो बैड इफेक्ट्स एनवायरनमेंट को लेके, आने वाली जनरेशन को लेके। सस्टेनेबिलिटी यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सस्टेनेबिलिटी आप किसी भी कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मैं एक सिंगल लाइन में आपको इसका चीज बताता हूं कि सस्टेनेबिलिटी क्या चीज होती है। सस्टेनेबिलिटी कुछ ऐसी चीज है यार कि तुम लोग कोई ऐसी चीज बनाना है या कुछ ऐसा काम करना है, कुछ भी ऐसी चीज जिसमें हर किसी का फायदा होना जरूरी है, पहला। दूसरा, कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिसमें तुम्हारा तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा है। दैट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल गोल्स की हम लोग बात करते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सस्टेनेबल गोल। तो ये जो टर्म है जो आपका एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, इसमें इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। पब्लिक सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें सारा का सारा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, वाटर क्लीनिंग वगैरह, इसमें इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। डिफेंस या स्पेस की हम बात करें, इसमें सारा इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है।
एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, जॉब क्रिएशन की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, इसमें इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फ्यूचर नेशन बिल्डिंग्स की बात करें, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, डिजिटलाइजेशन की बात करें, ये सारा का सारा इंजीनियरिंग के बेस पे ही हो सकता है। अब अगर हम कंपैरिजन करें कि हम लोग इनमें से किस डोमेन में, जब तक हम लोग हर डोमेन में आगे नहीं होंगे तब तक हम बोलेंगे नहीं कि हम डेवलप हो गए हैं। और जो कंट्रीज इन डोमेन्स में आगे निकल चुकी हैं, हम बोल देंगे कि वो डेवलप हो गए हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो इट मींस कि इंजीनियरिंग का फ्रेंड्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब बीइंग द सिविल इंजीनियर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हर किसी में आपका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यस, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली आपका हर डोमेन में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। क्योंकि इसमें जो नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप उसको लिंक बना रहे होंगे कि यस यार, ये तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे रोड्स की बात कर रहे हैं, रेलवेज की बात कर रहे हैं, वाटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, या कोई भी और चीजों की बात कर रहे हैं, लगेगा यस यार, ये तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो इट मीन्स कि अब ये चीज आपको दिमाग में लेके आनी है कि यार यस, अगर मैं कुछ अच्छा करना है तो मैं कंट्री के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। मेरे को नहीं लगता कि मैंने ये क्वेश्चन में हर कॉलेज में जाके पूछ रहा हूं यार, कितने लोग या आप में से कितने लोगों ने इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग ये सोच के चूज किया है कि मेरे को कंट्री के लिए कुछ करना है? कितने लोगों ने ये सोच के इंजीनियरिंग चूज किया कि मेरे को अपनी स्टेट के लिए कुछ करना है, या अपनी सिटी के लिए कुछ करना है, या मेरे को अपने गांव के लिए कुछ करना है? हार्डली, क्योंकि हमने उस तरीके से सोचा नहीं है कभी भी। आज हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे कोई हिमाचल से है, हिमाचल में इतने ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, अब सोच के बताओ कि यार अगर उस चीज को, मेरे को, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नेचुरल डिजास्टर्स को रोक सकते हो, लेकिन अगर आप उसके इम्पैक्ट को अगर आप कम करना चाहते हो, कि जो नुकसान होता है या कुछ भी चीज होती है, सोच के देखो कौन कर पाएगा? एक इंजीनियर ही कर पाएगा, खास करके सिविल इंजीनियर का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो अब थोड़ा सा सोचने का नजरिया है। ठीक है, आप जेई लग जाओगे, एई लग जाओगे, सैलरी आ जाएगी, परिवार अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन यार इस देश के बारे में, यार इन चीजों के बारे में कौन सोचेगा? इंडिविजुअल से तो स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोसेस, अदरवाइज तो हम लोग हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रह जाएंगे, हमेशा हम अपने बारे में सोचते रह जाएंगे कि यार मेरा कुछ हो जाए। लेकिन हमें यह भी देखना कि मेरा तो कुछ अच्छा होगा ही होगा, लेकिन बाकियों का भी तो, सोसाइटी के लिए बारे में तो मेरे को सोचना है ना। अगर ये चीजों का पैरेलल लेके चलोगे फ्रेंड्स, बिलीव मी, बहुत जल्दी हम लोग उस डेवलपमेंट वाले स्टेज में आ जाएंगे। तो इंजीनियरिंग का जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो डिस्कशन मेरे को यहीं पे करना था, कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टेटमेंट है, मैंने ये देखा नहीं कहीं पे लिखा हुआ, या मैंने वो है, मतलब एक लाइन है मेरे दिमाग में हमेशा आती है। हम लोगों ने 2011-12 के आसपास एक प्रोस्पेक्टस बनाया था, उसमें एक लाइन लिखी थी हमने कि इंजीनियर्स मेक द नेशन, बट ग्रेट इंजीनियर्स मेक ग्रेट नेशन। ये इंपॉर्टेंट है चीज। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम आगे इसको किस तरीके से, यहां से आप अपनी आने वाले 5-7 साल की जर्नी या 8-10 साल की जर्नी को कैसे तुम कंट्रीब्यूट करते हो, कैसे तुम प्लान करते हो बेसिकली। क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप कैपेबल हो ना, पेपर आप किसी भी दिन निकाल जाओगे, अगर आप कैपेबल हो। और मेहनत करने वाली बात है यार, 2-4-6 महीने, 2-4 साल मेहनत करोगे तो नौकरी तो तुम किसी भी दिन ले सकते हो, और ले जाओगे। कोई साल के बाद ले जाएगा, कोई 2 साल के बाद ले जाएगा, कोई 5 साल के बाद ले जाएगा, 10 साल के बाद ले जाएगा। हर किसी ने सेटलमेंट तो हो ही जाना है। कोई अपने बिजनेस में चला जाएगा, कोई अब्रॉड चला जाएगा, कोई किसी डोमेन में चला जाएगा। तो जॉब तो यार किसी न किसी को, पैसा तो हर कोई कमा ही लेगा, कोई कम कमाएगा, कोई ज्यादा कमा लेगा, लेकिन सोचने का नजरिया कि तुम कैसे कर सकते हो। अब ये चीजें सुनने को तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन पॉइंट यहां पे ये आएगा, सर ये कैसे पॉसिबल है, हम कैसे कर सकते हैं? अब अगला क्वेश्चन यहां पे आ जाएगा कि हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हम लोग कर सकते हैं, राइट? तो ये जो चीज थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्कशन यहां पे। उसके बाद अगर अब हम डिस्कशन करेंगे कि जो बीटेक के बाद की जो जर्नी है, तो मेरे को वो किस तरीके, क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरे को वो कैसे, मैं उसमें जाने के क्या क्या तरीके हैं, वो सारी चीजों का आज हम डिस्कशन करेंगे। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं जॉब सेक्टर की, इंडिया में 3 ही सेक्टर हैं जॉब्स के। कौन कौन से? प्राइवेट है, पब्लिक है और गवर्नमेंट है। इसके अलावा कोई और है? नहीं, यही है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। कोई बताना चाहेगा गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या डिफरेंस होते हैं? पब्लिक सेक्टर जॉब सुने आपने, पीएसयूज सुने, हाँ या ना? यार कुछ बोल दो, हाँ ना, कुछ भी बोल दो। पीएसयू जॉब सुने आपने? हाँ या ना तो बोल दो यार। नहीं सुना, कोई बात नहीं। जिसने सुना है, कुछ है आइडिया कि गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सेक्टर क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है इसमें?
चलो देखो, गवर्नमेंट जॉब दो ही तरह की होती है। कौन सी? या तो तुम्हारी स्टेट की गवर्नमेंट जॉब या तुम्हारी सेंटर की गवर्नमेंट जॉब, जिसमें 100% जो स्टेक होल्डर्स हैं आपकी वो गवर्नमेंट होती है, चाहे वो स्टेट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। पब्लिक सेक्टर में कुछ नाम बोलता हूं, आप लोगों ने सुने होंगे नाम। आप अपना गाड़ी में 2 व्हीलर में 4 व्हीलर में जो फ्यूल डलवाते हो, कहां से डलवाते हो? पेट्रोल पंप से। पंप का IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, गेल हो गया, ONGC हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हो गया। इट इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ 250 प्लस पब्लिक सेक्टर्स इन इंडिया। 250 प्लस पब्लिक सेक्टर्स हैं इंडिया में। और ये पब्लिक सेक्टर का ओनली रिलेशन इंजीनियरिंग के साथ नहीं है। देयर आर 14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑल्सो। SBI बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? उसके बाद आपका J&K बैंक क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है? ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर में अब क्या चीज होती है? पब्लिक सेक्टर में सर गवर्नमेंट का क्या है, इसके गवर्नमेंट से क्या रिलेशन है? पब्लिक सेक्टर वो चीज होती है जिसमें 51% जो शेयर है वो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और जो रिमेनिंग शेयर होता है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है या IPOs जो होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका होता है। बात आ गई समझ में? पब्लिक सेक्टर इसमें 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, और लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 100% जो है वो उस गवर्नमेंट स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। तो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं। अब मेरे को कुछ सोच के बताइए, अब मैंने तुम्हें कुछ पब्लिक सेक्टर्स के नाम बताए, कुछ गवर्नमेंट जॉब जिसमें आप काम कर सकते हैं, कुछ नाम बताओ कुछ डिपार्टमेंट्स के, कुछ नाम बताओ जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट के नाम बताओ। हाँ बोलो। नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, मैं पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ जी बोल दो। NTPC तो पब्लिक सेक्टर हो गया यार। मैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें आप एज ए सिविल इंजीनियर, JE या AE काम कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ और PWD डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया और पंचायती राज हो गया और PWD हो गया, पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट हो गया। देखो ये तो वो है जहां पे आप एज ए JE काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज की बात करो, अगर वहां पे आप स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल की बात करो, ये भी तो गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं। नो डाउट वहां पे आप एज ए JE काम नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें जो मेन डिफरेंस बताने वाला हूं कि जॉब में क्या डिफरेंस है, पब्लिक सेक्टर में क्यों सैलरीज ज्यादा है, गवर्नमेंट में सैलरीज क्यों कम है, मैं उस पॉइंट के ऊपर आने वाला हूं। मैं गवर्नमेंट में जब आप एज ए असिस्टेंट इंजीनियर काम करते हो, क्लास 1 ऑफिसर, कितना सैलरी होता है आपका फुल स्केल पे? रफली अंदाजा 70,000 80,000 के आसपास एक AE का सैलरी होता है। तो 12,784 मतलब तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख का पैकेज, राइट। अब जब पब्लिक सेक्टर में आप जॉब में जाते हैं तो उसमें जो सैलरीज है तकरीबन 11-12 लाख से लेके 22-24 लाख तक जाती हैं पब्लिक सेक्टर में। तो पब्लिक सेक्टर में जो सैलरीज ज्यादा हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट के। कोई बताना चाहेगा क्यों? कुछ रीजन इसके पीछे क्या लगता है? क्या रीजन है इसके पीछे? क्या लगता है? चलो हाँ बोलो बोलो। हाँ जी नहीं यार, ये फुल टाइम है। कितने बोले शॉर्ट टाइम है? पूरा है, रेगुलर जॉब होती है आपकी, पूरा जॉब सिक्योरिटी होता है जो आपकी गवर्नमेंट में होता है, उतना पूरा जॉब सिक्योरिटी है, जल्दी जल्दी नहीं निकालते हैं आपको। मेन डिफरेंस इज, एक तुम मान लो सपोज PWD डिपार्टमेंट का IOCL से कंपैरिजन करो। PWD डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? सड़कें बना रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है? IOCL क्या कर रहा है? IOCL क्या कर रहा है? अब बोलो यार, तेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं ना। प्रॉफिट किस में हो रहा है? दोनों में, तेल बेचने में। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं वो पैसा कमा रहे हैं, उनका टर्नओवर होता है, लेकिन गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट का टर्नओवर होता है? सुना आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का टर्नओवर कितने पैसे बच गए या इतने पैसे का बिजनेस किया? क्यों नहीं होता है? क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का क्या काम है? पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं भाषणों में? हमारा काम तो जनता की सेवा करना है। तो इट मींस कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है ये सर्विस वाले डिपार्टमेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली इसमें अगर पैसा नहीं कमा रहे तो इतना पैसा दे नहीं सकती है गवर्नमेंट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? पब्लिक सेक्टर क्यों पैसा दे रहा है तुम्हें? 14 महारत्न पब्लिक सेक्टर्स हैं, IOCL, HPCL, ONGC, ऑयल इंडिया,
ये सारे महारत्ना पब्लिक सेक्टर्स हैं। ओएनजीसी का सैलरी पैकेज 22 से 24 लाख का है, हाईएस्ट है उसका। पावर ग्रिड, पीजीसीएल जो बड़े बड़े ग्रिड्स लगा रहा है, उसका पैकेज 20 लाख प्लस का है। क्यों दे रहे पा रहे हैं वो? क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं। इज वेरी सिंपल। समझ में आ गई बात है? तो 3 सेक्टर, प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट। नो व्हाट अबाउट प्राइवेट? प्राइवेट में पैसा कितना है? ज्यादा है, कम है पब्लिक गवर्नमेंट से? हाँ बताओ, ज्यादा है कम है? ज्यादा है, कुछ ने कम भी बोला था। नाउ द पॉइंट इज, किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि प्राइवेट तुम्हें कितना पैसा देगा? यही मेन पॉइंट है जो आज मेरे को यहां डिस्कशन करना है। तुम्हारी आंखें या कान इसी चीज के ऊपर फोकस करना कि अगर मैं चाहता हूं यार 1 करोड़ का पैकेज, गवर्नमेंट मिल जाएगा तुम्हें कभी 1 करोड़ का पैकेज? गवर्नमेंट दे देगी? पब्लिक सेक्टर दे देगा? मतलब ही नहीं, क्योंकि उनके तो रूल्स के अकॉर्डिंगली चलना है ना उन्होंने, कि जो उनके जो पे स्केल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली चलना है। लेकिन क्या ये चीज प्राइवेट में ट्रू है? नहीं। प्राइवेट में तो उनको ये लगना चाहिए वी आर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। 95% जो हमारा काम है, जो हम टीचिंग कर रहे हैं, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, वो ऑनलाइन कर रहे हैं। यूट्यूब पे हैं हम लोग, सब्सक्राइबर बेस है। अब सोच के देखो, मेरे पास एक 50,000 का टीचर है, एक 70,000 का टीचर है, मैं 1.5 लाख देने की भी कैपेसिटी रखता हूं, लेकिन किसको दूंगा मैं 1.5 लाख? जो वहां पे खड़ा होके अच्छा पढ़ा दे और क्राउड पुल कर ले। इट्स वेरी सिंपल। समझ में आ रही कि नहीं बात? यही रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की है, यही रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की है। उसको भी ये लगना चाहिए कि यस, ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, अगर आज इसको मैं 1 करोड़ का पैकेज दे रहा हूं, ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो कल को मेरे को ये 5 करोड़ कमा के देगा। लेकिन 1 करोड़ जो तुम्हें वो ऑफर करेगा वो किस बेसिस पे करेगा? मैं 1.5 लाख का रिस्क किस बेस पे करूंगा? मैं रिस्क लूंगा उसके बैकग्राउंड के बेस पे। बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहली चीज उसकी ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू मतलब कि तुम्हारा जो जॉब है या जो तुम्हारा एजुकेशन है वो कहां से है। समझ में आ रही कितनी चीज? वो ब्रांड वैल्यू। तुमने बीटेक किया यहां से, मास्टर्स कर लिया आईआईटी से, ब्रांड वैल्यू बढ़ गया। तुमने बीटेक किया आईआईटी एनआईटी से, मास्टर्स भी वहीं से कर लिया, पीएचडी भी वहीं से कर लिया, ब्रांड वैल्यू बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो ऑटोमेटिकली तुम्हें जब मान लो सपोज कहीं पे जाओगे तुम जॉब के लिए, टीचिंग के लिए, मान लो फॉर एग्जांपल, तुम्हें पैसा अकॉर्डिंगली मिलेगा। लेकिन तुम जाओ आईटी की ब्रांडिंग लेके, तुम बार्गेनिंग कर सकते हो, बार्गेनिंग पावर तुम्हारी बढ़ जाती है। गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के सामने बैठ के बात कर सकते हो? नहीं सर सैलरी कम है। कर सकते हो? प्राइवेट के सामने कर सकते हो? यस कर सकते हो। लेकिन किस कंडीशन पे करोगे? अब सबसे पहली चीज आपकी ब्रांड वैल्यू, दूसरी चीज उसकी रिक्वायरमेंट। उसकी रिक्वायरमेंट क्या? वी आर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम लोग गेट का प्रिपरेशन करवाते हैं, हम जेईई का प्रिपरेशन करवाते हैं, अलग अलग एग्जाम्स का प्रिपरेशन करवाते हैं। अब उसका जो एक्सपीरियंस है वो उसी डोमेन से रिलेटेड है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, अगर तुम्हारे पास वो स्किल है तुम्हें पैसा देगा वो। आज वीएलएसआई सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर की हम बात करें, इतनी ज्यादा नीड है। सेमीकंडक्टर कहां बन रहे हैं? पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही कंट्री है, कहां पे? ताइवान में। और कोई बना ही नहीं पा रहा है कोई और। जो भी रीजन हो उसके पीछे, उस रीजन में नहीं जाएंगे हम लोग। तो इट मींस कि अगर तुम यार पैसा चाहते हो तो तुम्हें 2 चीजें करनी पड़ेगी, और पैसा तो तुम्हें प्राइवेट में मिलेगा। मैं ये नहीं, देखो मैं यहां पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट कंपैरिजन बता रहा हूं, एक तुम्हें जस्ट एक एनालिसिस दे रहा हूं, ताकि तुम्हारे ऊपर है तुम अपनी जर्नी कैसे करना चाहते हैं। तो प्राइवेट तुम्हें पैसा तभी देगा फ्रेंड्स, अगर तुम्हारे पास ब्रांड वैल्यू है और तुम्हारे पास उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला स्किल है। आज बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले का जॉब नहीं लग रहा, लेकिन मास्टर्स जैसे तुम एआई में कर रहे हो तुम्हारा जॉब लग रहा है। समझ में आ गई बात? लेकिन अकेला मास्टर्स एआई में करना क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है? नहीं। मास्टर्स तुम कहां से कर रहे हो वो ज्यादा मैटर कर रहा है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये कि ठीक है मैंने एमटेक एआई में तो नहीं किया, लेकिन मेरा एमटेक जियो इन्फॉर्मेटिक्स में है, लेकिन है मेरा आईआईटी बॉम्बे से है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर, और दूसरा, प्राइवेट में जितना तुम इनिशियल स्टेज पे एंटर करोगे ना, उतना तुम्हें पैसा नहीं देगा वो। तुम जाओ थोड़ा सा अपनी ब्रांडिंग और अपना स्किल इंप्रूव करके, एक्वायर करके, वो क्या चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं हर चीज का आंसर कर रहा हूं, जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट आएंगे। और अगर कोई भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, लिखते रहना, और एंड में मैं जब ओपन करूंगा कि क्वेरी के लिए, तो मेरे से पूछ लेना, कोई भी किसी तरीके का तुम्हें डाउट आएगा तो।
के लिए काम करना है और उस काम के अगेंस्ट मेरे को कितना पैसा मिलेगा, दैट इज जॉब। लेकिन करियर में ना तुम टाइम देखते हो ना तुम पैसा देखते हो, ये करियर होता है। अब करियर को तुम कैसे लिंक बना पाओगे अपने रेगुलर रूटीन के साथ, वो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि यार अबाउट द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। मैं यहाँ पे ये नहीं डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने बीटेक क्यों डिसाइड किया या इलेक्ट्रिकल ब्रांच क्यों लिया, उसका कोई डिस्कशन नहीं है। यस, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल के बाद करियर आप कैसे बना सकते हैं वो डिस्कशन करेंगे। देखो मेरे को लगता है कि यहां तक आप लोग जो जिस स्टेज में पहुंचे हैं 90%, 80 to 90% ऑफ पीपल रैट रेस फॉलो करके आए हैं। ये एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन ये ट्रू हो जाएगी कि रैट रेस फॉलो किया है। रैट रेस इन द सेंस कि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच इस कारण से चूज कर रहा हूं कि मेरे को अपनी स्टेट में जूनियर इंजीनियर लगना है या एई लगना है, या मैं सर मैंने ये कॉलेज किस बेसिस पे डिसाइड किया, मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया। मैं सर क्यों मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया कि शायद मैंने सर पब्लिक सेक्टर में जाना है कि अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो काफी हद तक चीजें ना रैट रेस के हिसाब से चलती हैं, हमने कभी उसको अपने इंटरेस्ट से मैच नहीं किया। देखो इंजीनियरिंग प्रोफेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नोबल प्रोफेशन है किसी भी कंट्री के लिए। इट इज नॉट ओनली फॉर द इंडिया बट किसी भी कंट्री के लिए, स्पेशली अगर किसी कंट्री को डेवलप होना है उसमें इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप खुद सोच के बताइए कि जो भी कंट्रीज डेवलप हो चुकी है, अगर हम बोले कि वो कंट्रीज डेवलप है, हम बोले कि वो क्यों डेवलप होगी, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या खास है उसके अंदर, तो आप लोग बोलोगे सर टेक्नोलॉजी, किसी भी कंट्री जो डेवलप होगी उसका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। अब वो टेक्नोलॉजी किसी भी कंटेक्स्ट में हो सकता है, किसी भी डोमेन में हो सकता है। कोई कंट्री किसी डोमेन में टेक्नोलॉजी में अच्छा है, कोई कंट्री किसी डोमेन में टेक्नोलॉजी में अच्छा है। आप चाइना की बात कर लो, यूएसए की बात कर लो, यूरोप की बात कर लो, किसी भी कंट्री की बात कर लो जो डेवलप हो चुकी है, उसमें टेक्नोलॉजी वर्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि वही एक चीज है जिसके बेसिस पे किसी भी कंट्री को डेवलप किया जा सकता है। हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन नो डाउट, डॉक्टर्स का है, ब्यूरोक्रेट्स का है, लॉयर्स का है, हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का है। अब मेरे को खुद सोच के बताइए कि टेक्नोलॉजी जब हम टर्म यूज करते हैं वो किसके टर्म में यूज करते हैं? इंजीनियर्स के लिए। क्या डॉक्टर्स के लिए हम टेक्नोलॉजी वर्ड यूज करते हैं? लॉयर्स के लिए करते हैं? पॉलिटिशियंस के लिए करते हैं? नहीं, सिर्फ इंजीनियर्स के लिए करते हैं। तो इट मींस कि इंजीनियर एक ऐसा डोमेन है जिसके थ्रू आप किसी कंट्री को डेवलप कर सकते हो। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये होता कैसे है, कैसे हम ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मैंने तो सर जेई तक सोचा है, मैंने तो मास्टर्स तक सोचा है, मैंने तो सोचा कि ठीक है इसके बाद मेरी नौकरी लग जाएगी, लेकिन कंट्रीब्यूट मैं कैसे कर सकता हूं मैं? अब ये कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट तब आएगा जब हम लोग वैसा सोचना स्टार्ट करेंगे। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं एक क्वेश्चन कि आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने बीटेक या इलेक्ट्रिकल ब्रांच ये सोच के चूज किया कि मेरे को कंट्री के लिए कुछ करना है? 1 2, मेरे को अपनी सिटी के लिए कुछ करना है, मेरे को अपने गांव के लिए कुछ करना है। हार्डली कहीं पे हाथ खड़ा होता है। क्यों? इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने कोई ब्लंडर किया या आपने क्यों नहीं ऐसा सोचा। एक्चुअली हमने उसको कभी लिंक ही नहीं बनाया उसके साथ, हमने कभी लिंक ही नहीं बनाया उसके साथ, दैट इज द रीजन। अब मैं एग्जांपल लूं, हिमाचल की बात करो, हिमाचल में नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, क्लाउड बर्स्टिंग होती है, तो हर साल ये इश्यूज आते हैं। बिहार में फ्लड्स आते हैं, बहुत इश्यूज आते हैं। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? और दूसरा, अगर हो पाएगा कंट्रोल, देखो नेचर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन नेचर के इफेक्ट को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। अब सोच के देखो कि अगर उसके इफेक्ट को कंट्रोल करना होगा तो कौन कर पाएगा? इंजीनियर्स कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी। आप और कोई भी एग्जांपल ले लो, आज हमारी अगर डिपेंडेंसी ड्रोन है ही नहीं, हम बना ही नहीं पा रहे हैं, छोटी सी चीज हम बना ही नहीं पा रहे हैं, दूसरी कंट्री पे हमारी पूरी डिपेंडेंसी है। ऐसी पता नहीं वो कितनी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्री के ऊपर है। तो अगर ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि भी हम क्या कर नहीं सकते, यस कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन पता क्या है? बुरा मत मानना, हम लोग बहुत हद तक सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमें सिर्फ अपने से मतलब है, हमने सोचा ही नहीं उस तरीके से। अगर इस पूरी क्लास में सिर्फ 2 ही लोग सोच रहे हैं, मे भी अगले 2-4 साल के बाद पता नहीं ऐसा क्या स्टेज आएगी, कैसे डिसीजंस होंगे, तो कैसे होगा? कैसे होगा? यहां तो 2 हाथ खड़े हो गए, 50 में से 49 कॉलेजेस में तो हाथ ही नहीं खड़े होते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, होते नहीं है। तो इस कारण से अब हम उसको लिंकिंग कैसे बनाएंगे, अपना कैसे लिंकिंग बनाएंगे? देखो कोई भी ऐसा मॉडल हमेशा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा आप अपने बारे में सोचो, हमेशा कंट्री के बारे में सोचो। देयर शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। सस्टेनेबल मॉडल होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसमें हर किसी का फायदा हो। सस्टेनेबल मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें हर किसी का फायदा होना जरूरी है, या सस्टेनेबल मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है कि जिसमें ऐसा ना हो कि तुम्हारा तो फायदा हो रहा है लेकिन सामने वाले का नुकसान हो रहा है। ऐसा भी नहीं होता। डेवलपमेंट इस वैल्यूज पे नहीं होनी चाहिए कभी भी।
इस उसके ऊपर नहीं होगा। आप अगर डेवलप करने की बात करो, रिसोर्सेज की बात करो या चीजों की टेक्नोलॉजी की बात करो, ऐसा नहीं कि कंट्री नहीं हो सकता यहाँ पे, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन हमें नेचर को, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखना है, हमने रखना पड़ेगा उसको ध्यान में, तो अदरवाइज तो फेल हो जाएगा मॉडल। आपने बना तो ली चीजें, लेकिन लोग ब्रीथ ही नहीं कर पा रहे हैं, सांस नहीं आ पा रही है, अच्छा खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रहने को नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो क्या करना है, ऐसी टेक्नोलॉजी का भी, ऐसी चीजों का करना भी क्या है, बात आ रही कि नहीं आ रही सन में। अब यहां पे मैंने इंजीनियरिंग प्रोफेशन में यहां पे कुछ ऐसी डोमेन्स लिखे हैं जिसमें अगर मैं बोलूं कि अगर इनमें से 8 में से अगर 6-7 चीजें भी अगर कोई एक कंट्री स्ट्रांग है तो मैं बोलूंगा वो कंट्री डेवलप हो गई है। जैसे सबसे पहली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या चीजें आ गई, रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग, रेलवे, ये सारा चीजें आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री तो एक बेसिकली बैकबोन है किसी भी कंट्री का, इंडस्ट्री के बिना तो सिस्टम चल ही नहीं सकता है, चल ही नहीं सकता है। मतलब आज से साल 2 साल पीछे चले जाओ, ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मैंने इसरो के साइंटिस्ट को, डीआरडीओ को साइंटिस्ट को बीटेक कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस देते हुए देखा है। मतलब इस लेवल तक चीजें वर्स्ट हो गई थी आज से 2-3 साल पीछे। अभी थोड़ा सा चीजें कंट्रोल में हुई हैं, लेकिन बहुत दिक्कत आ गई थी, खास करके कोर डोमेन के अंदर, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। सिविल में तब भी ठीक था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में एडमिशन ही नहीं होती थी कॉलेज में, बच्चे ही नहीं होते थे। चाहे आप अपने कॉलेज का भी डाटा उठा के देख लेना, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता इस कॉलेज का डाटा क्या है कि किस ईयर में कितने कितने एडमिशन थे ब्रांच वाइज। हर कोई कंप्यूटर साइंस की थी, क्योंकि जब आप एक साइड पे चले जाओगे तो बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग है सारा का सारा, जो इंडस्ट्रीज है, उसमें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, और उसमें बच्चा लेना ही नहीं चाह रहा था एडमिशन, एक वो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, नई नई चीजें करना यार, इनोवेशन। आज एआई हम आज यूज कर रहे हैं, इसका काम तो 12-15 साल पहले स्टार्ट कर दिया था यूएसए ने। आज हम लेकिन उस स्टेज में कि हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, उस इनोवेशन को, लेकिन उसके पीछे के भी इफेक्ट्स, जो मैंने सस्टेनेबिलिटी की बात की, गूगल पे सर्च करके देखना कि जब चैट जीपीटी पे तुम एक सर्च करते हो, उसके पीछे कितना पानी यूज हो रहा है, सर्च करके देखना। सस्टेनेबल होना जरूरी है ना। बोलोगे सर ये चैट जीपीटी का पानी से कहां से रिलेशन आ गया, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। टेक्नोलॉजी का हम कभी भी फायदा इस चीज में नहीं ले सकते, अपने इंडिविजुअल के ऊपर नहीं ले सकते हैं, हमें नेचर और बाकी सारी चीजों को भी देख के चलना पड़ेगा, राइट। उसके बाद एनर्जी सस्टेनेबिलिटी। एनर्जी तो यार ये तो फ्यूचर है, कुछ ऐसी डोमेन्स है जिसमें फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है चीजों का। एनर्जी इज वन ऑफ द डोमेन, जैसे हम बोलते हैं ना एआई इज फ्यूचर, एनर्जी इज गोइंग टू बी फ्यूचर। एनर्जी भी फ्यूचर है, क्योंकि एनर्जी तो एक ऐसी चीज है ना जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या कुछ भी हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जो भी हो रहा है, एनर्जी का तो नीड पड़ेगा ही। एनर्जी किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो सकती है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, किसी भी फॉर्म की आप एनर्जी की बात कर लो, तो एनर्जी का तो एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। ये सस्टेनेबिलिटी इसमें भी रिक्वायर्ड है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में। तो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, पब्लिक सेफ्टी एंड क्वालिटी लाइफ, नेशनल डिफेंस सिस्टम तो होना ही बहुत अच्छा चाहिए किसी, डिफेंस और स्पेस, ये दोनों चीजें लिंक्ड हैं, ये दोनों चीजें लिंक्ड हैं। कारगिल वॉर में क्या हुआ था, हमें लोकेशन दी ही नहीं थी, हमें यूएसए ने लोकेशन ही नहीं दी थी कि कहां पे है, एग्जैक्टली कहां पे है। तो अगर वहां पे उस टाइम पे हमारा अगर अच्छा सिस्टम होता, स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर हम अच्छे होते, तो शायद उतना नहीं हमारे साथ इफेक्ट्स होते, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आती। तो डिफेंस, स्पेस, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, ये सारी लिंक्ड है इंजीनियरिंग के साथ। इंजीनियरिंग के बिना तुम लोग इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इकोनॉमी को ग्रो आपको मिलेगा ही इंजीनियरिंग के बेसिस पे। उसके बाद फ्यूचर का जो हम बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करते हैं, ये सारी की सारी चीजें। अब मेरे को सोच के बताओ कि इसमें से कितनी चीजें इस कंट्री को लेकर टिके हैं और इसमें से कितनी ऐसी चीजें बाकी अदर डेवलप कंट्रीज को लेकर टिके हैं। तो ये सारी की सारी डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सभी डोमेन्स में इंजीनियर का कंट्रीब्यूशन है। मे बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का शायद इसमें से 8 में से 6 में कंट्रीब्यूशन हो, मैकेनिकल का 5 में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 में हो, तो इस तरीके से है। तो इंजीनियर्स का तो यार कंट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब हमें यह सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे को अब अपने करियर के साथ इसको लिंकिंग कैसे करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सुनने में तो चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन अब हम कर कैसे सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस एग्जाम का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना है, गेट एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। लोगों को लगता है कि सर ये एक ऐसा एग्जाम है जो मेरे को एमटेक में एडमिशन के लिए चाहिए, पीएसयू में जॉब्स के लिए चाहिए, या मेरे को सर अब्रॉड जाना है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू लेती हैं। यार ये एक एग्जाम नहीं है, मैं इस एग्जाम को करियर बोलता हूँ, मैं करियर बोलता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि हम सेल्फ सेंटर्ड है, हम एक सर्वे हुआ था पीछे से, जिसमें एक मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है वो कौन सा इंडेक्स उन्होंने बोला था,
कि जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे पब्लिक में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, जो लोग काम कर रहे हैं वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है अपनी जॉब को लेके, अपने काम को लेके। 70 to 80% ऑफ द पीपल जो जॉब कर रहे थे वर नॉट सेटिस्फाइड व्हाट दे आर डूइंग। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब। पैसा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उसके इंटरेस्ट से मैच नहीं कर रहा है। मैं करना तो टीचिंग चाहता था, लेकिन मैं जेई लग गया। मैं करना तो लेट अस सपोज इनोवेशन में, रिसर्च के लिए शायद मैं बना था, लेकिन मैं लेट अस सपोज मैं पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहा हूं या मार्केटिंग की जॉब कर रहा हूं। आई वाज गुड इन द डिजाइन पार्ट, लेकिन मैं मार्केटिंग कर रहा हूं। तो बेस्ट फिट नहीं है इस कंट्री के अंदर, ये और बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको एक टाइम बताता हूं। एक टाइम था 2008-10 के आसपास ना, इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा रेस स्टार्ट हुआ था, बहुत ज्यादा रेस स्टार्ट हुआ था। इतने ज्यादा कॉलेजेस ओपन हो रहे थे, कॉलेजेस इतने ज्यादा ओपन हो रहे थे कि इतने ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे थे, उतनी जॉब्स इंप्लॉयमेंट है ही नहीं था। अब कॉलेजेस क्योंकि बढ़ गया तो वहां पे टीचर की रिक्वायरमेंट होती थी। मैंने अपने नोन में इतने लोगों को टीचिंग डोमेन ये सोचते, ये देख के चूज किया उन्होंने कि सर कोई और ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, मैं टीचिंग कर रहा हूं मैं इस कारण से। मतलब तो सोच के देखो कि अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी तो वो कभी भी अच्छा अपना आउटपुट दे ही नहीं पाएगा। मे बी वो पर्सन एक कहीं और अच्छी जगह पे अच्छा फिट हो सकता था, लेकिन वो टीचिंग कर रहा है, वो इंटरेस्ट से करेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। आप में से कुछ लोग, अब मैं इसके एग्जांपल पे ऐसे समझाता हूं, आप में से कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं आज, कुछ लोग में भी वॉलीबॉल खेलते होंगे, कुछ बैडमिंटन खेलते होंगे, कोई ना कोई आज आप एक गेम खेल रहे होंगे, मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं आपने पूरी जिंदगी में अभी तक सिर्फ एक ही गेम खेली है, आपने ट्राई मल्टीपल गेम्स को किया होगा, लेकिन आज एक गेम खेल रहे हो। क्यों आज आप एक गेम पे आ गए, और वही एक गेम क्यों? क्योंकि मे भी शायद आप में उसको इंटरेस्ट हुआ कि यार ये चीज मेरे को खेल के, ये गेम खेल के मेरे को मजा आता है। ये चीज काम के साथ भी रिलेटेड है, ये चीज करियर के साथ भी रिलेटेड है कि भाई यस, जब आप कंट्रीब्यूट करो। अब आप बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम ले लो, आइंस्टीन की बात कर लो, न्यूटन की बात कर लो, आपको क्या लगता है उन्होंने घड़ी देख के काम किया होगा? इट मींस कि उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन जब वो कर गए तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर गए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो रोल मॉडल तो आपको बड़े कम मिलेंगे, लेकिन वो रोल मॉडल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गेट एक ऐसा एग्जाम है बेसिकली जो तुम्हें करियर देगा। ये आपको, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हारे लिए मल्टीपल रास्ते ओपन करेगा। ये एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हारे लिए मल्टीपल रास्ते ओपन करेगा, और वो मल्टीपल रास्ते कौन कौन से हैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा मैं। और यही एक ऐसा एग्जाम है, एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन मेरे को बता देना कि सर एक और ऐसा एग्जाम है जो इतने सारे रास्ते ओपन कर देता है, और वो सारे के सारे रास्ते अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग डोमेन्स हैं सारी की सारी। इसके अलावा मैंने कोई आज तक ऐसा एग्जाम नहीं देखा जो इतने ज्यादा आपको बेनिफिट दे दे एक सिंगल एग्जाम लिखने के बाद, एक सिंगल एग्जाम लिखने के बाद इतने ज्यादा। तो आप इसको, इस एग्जाम को आप लिंक कर सकते हो अपनी बाय चॉइस। अगर मेरे को जाना है, मेरे को सर गवर्नमेंट में जाना है, क्यों गवर्नमेंट में जाना? अपने आपसे क्वेश्चन पूछो यार, क्यों गवर्नमेंट में जाना, क्यों गवर्नमेंट में इंटरेस्ट बना? इसलिए थोड़ा ना यार कि मेरे को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, ये कोई रीजन है यार कि सर जॉब सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट में, इस कारण से मेरे को गवर्नमेंट में जाना है। पैसा क्यों नहीं, कौन नहीं कमाना चाहता? क्यों नहीं चाहते तुम लोग 10, 20, 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ का आपको पैकेज मिले? और आज के टाइम पे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के लिए वीएलएसआई सेक्टर इतना ओपन हो चुका है तुम्हारे लिए, है ही नहीं है, उसके स्टूडेंट्स ही नहीं है मार्केट के अंदर, और उसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। चिप मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा रिक्वायरमेंट है इस पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ एक कंट्री अभी तक पूरा कर पा रही है। कौन सी कंट्री? वो ताइवान, और कर ही नहीं पा रहा कोई वो। तो सोचो कितना बड़ा पोटेंशियल है, कितना बड़ा स्कोप है इस पर्टिकुलर डोमेन में। एंड और के बाद या 15 साल के बाद, आज हम जो इसरो का जो मिशन हुआ, चंद्रयान मिशन हुआ या कोई भी और मिशन हुआ, वो कोई काम आज से इमीडिएटली स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब वो मिशन सक्सेसफुल हुआ तो उसमें जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया ना, दे फील प्राउड। मैंने सुना है ये बच्चों को बोलते हुए, ये सुना है मैंने कि सर वी फील प्राउड कि हम उस प्रोजेक्ट का, उस मिशन का पार्ट थे। कुछ फील भी तो होता है ना, एक अच्छा फैक्टर भी तो होता है ना, सेटिस्फेक्शन लेवल भी तो है। एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगना भी तो चाहिए ना कि यस मैंने कुछ किया है। पैसा तो मिल ही जाना है, जब नौकरी लगी, सैलरी फिक्स होगी, वो तो होना ही होना है, लेकिन कुछ ऐसा कर ले ना जिससे एक सेटिस्फेक्शन भी हो एट द एंड ऑफ द डे, राइट? तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें मल्टीपल रास्ते तुम्हें देगा, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए ये ओपन कर देगा। ये एक ऐसा एग्जाम है। अब वो किस तरीके से करेगा? देखो क्या क्या रास्ते, गेट के थ्रू क्या क्या ऑप्शन मिलती है तुम्हें। तुम्हें हायर स्टडीज में जाना है, टॉप इंस्टीट्यूट्स, गेट इज द एग्जाम। नॉट ओनली द टेक्निकल डोमेन, मैनेजरियल डोमेन्स ऑल्सो। गेट के थ्रू यू कैन एंटर इनटू द आईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी आप गेट के थ्रू एंटर कर सकते हो फॉर द FPM प्रोग्राम। आफ्टर दैट पब्लिक सेक्टर जॉब, मेरे को सर जॉब में जाना है, यस
सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जॉब। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जॉब जैसे स्टेट में हरियाणा में जो आपका हरियाणा यूटिलिटी डिपार्टमेंट है, इसके अलावा यूपी में 3 डिपार्टमेंट है, उड़ीसा के अंदर, पंजाब में ने तो बंद कर दिया, हिमाचल प्लान कर रहे हैं। इसमें कुछ असिस्टेंट इंजीनियर, कुछ डिपार्टमेंट्स के असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट है वो गेट के थ्रू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्राइवेसी से रिलेटेड चीजें हैं, प्राइवेसी इन द सेंस कि जो पैसे से रिलेटेड है या पर्सनल से रिलेटेड है, तो उसमें बहुत बड़े इश्यूज पड़ रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। इसमें बहुत ज्यादा इस टाइम पे रिक्रूटमेंट हो रहा है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का इन 2 डिपार्टमेंट में। कैबिनेट सेक्रेटरीट में एक डीएफओ एक पोस्ट होती है, उसमें बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो गेट के थ्रू है। ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। उसके बाद हायर स्टडीज अब्रॉड के लिए अगर मेरे को जाना है, वर्ल्ड की 4 यूनिवर्सिटी है अंडर 100 रैंक, वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज जो गेट के थ्रू लेती हैं। और इसके अलावा आप स्कॉलरशिप, असिस्टेंटशिप वगैरह मिलती है गेट के थ्रू, जो आपको थोड़ा अट्रैक्ट करती है कि गेट एग्जाम को लिखने के लिए, इसमें एडवांटेज के लिए। लेकिन ट्रबल क्या आता है कि जब हम गेट एग्जाम का नाम सुनते हैं ना, कुछ फियर दिमाग में आते हैं, कुछ डर आते हैं दिमाग में, जो कि आज के टाइम के हिसाब से ट्रू नहीं है। आज के टाइम से हिसाब से ये फियर ट्रू नहीं है। शायद इसमें से कुछ फियर थे आज से 5-7 साल पहले, या मे भी आज के 3-4 साल बाद ये दोबारा से आ जाएंगे। सबसे पहला फियर, ह्यूज कंपटीशन। फ्रेंड्स, आप लोग इंजीनियरिंग के एक ऐसे एरा में हैं जहां पे कंपटीशन मिनिमम है, लोएस्ट पे है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 ब्रांचेस अपने इंजीनियरिंग के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लोएस्ट पे हैं। रीजन, स्टूडेंट्स नहीं है। सबसे बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेटा उठाओ, आप गेट का ही डेटा उठाओ। कोई टाइम था इलेक्ट्रिकल में 2-2.25 लाख बच्चा हो गया था जो गेट का एग्जाम दे रहा था। आज कितना दे रहे हैं? 70-80 हजार। 1/3 पे आ गया है, ऑलमोस्ट 1/3 पे। कि जो इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं, मैं ओवरऑल किसी और की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जब जॉब्स नहीं लग रही है बच्चों की सीएससी के अंदर, बीटेक सीएससी के साथ, तो कंपटीशन फ्रेंड्स तुम्हारा मिनिमम पे है। ऐसा नहीं है कि, और ये तो मैं सिर्फ एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं। अगला पॉइंट है कि आई नीड 60 मार्क्स। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रॉन्ग है आज के टाइम पे। लेट मी गिव यू एग्जांपल। आईयूसीएल पता सभी को? आईयूसीएल क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर है। ये कैसे रिक्रूटमेंट करता है इंजीनियर का? ये टोटली रॉन्ग है इंफॉर्मेशन। ये पिछले साल से गेट से क्विट कर चुके हैं, अब गेट से नहीं लेता आईयूसीएल। बहुत पुरानी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हो आप लोग। अब मैं एग्जांपल लेता हूं आईयूसीएल की। आईयूसीएल ने 2024 में लास्ट गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट किया था। आईयूसीएल में इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, अगर मेरे को कॉल चाहिए फॉर द नेक्स्ट राउंड, फॉर द ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू, मेरे को चाहिए होते थे 24 में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स गॉट द कॉल एट 35 मार्क्स। राइट्स, पब्लिक सेक्टर, ऑल्दो महारत्न नहीं है, 28.6 मार्क्स पे कॉल। इसके पीछे रीजन पता है क्या है? इसके पीछे रीजन ये कि बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अब मार्क्स नहीं आ रहे हैं। एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुआ ही हुआ, लेकिन जो मार्क्स लेने वाली कैटेगरी थी ना, कि 60 से 70 के बीच में किसके कितने नंबर आए, 50 से 60 के बीच में कितने बच्चे लाई कर रहे हैं, 40 से 50 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, ये बहुत ड्रास्टिकली नीचे की तरफ आ गया है। आज मेहनत नहीं करना चाहता स्टूडेंट्स। पहले टाइम होता था गेट में स्टूडेंट साल 2-2, 3-3, 4-4 साल पर लगा रहता था। आज सितंबर में फॉर्म फिल होते हैं, मेरे पास सितंबर में क्वारीज आते हैं कि सर गेट की तैयारी करनी है। समझ में आ रही है बातें? ये फैक्ट्स हमें पता होने बहुत जरूरी, तभी तो मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि आज इतनी ज्यादा आसान हो गई हैं चीजें। 100 में से 99 लोग आज कंफर्ट जोन में हैं। दैट इज द रीजन वाई चीजें बहुत आसान हो गई आजकल, कि अगर तुम थोड़ा सा एफर्ट करते हो और तुम 100 में से 98 वाली कैटेगरी में आ जाते हो, मतलब 2 आ जाते हो। थोड़ा सा मेहनत चाहिए आज। मेहनत कितना? 6 महीने का सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। तो मेरे को आज 60 नंबर फ्रेंड्स नहीं चाहिए। तीसरा, डिफिकल्ट एग्जाम। देखो गेट का, जैसे मैंने तुम्हें बोला, आज 60 नंबर नहीं चाहिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप 40-45, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, अगर आप 40-45 नंबर ले आते हो गेट में, आईटी का गारंटी लिख के देते हैं हम, गारंटी के साथ तुम आईटी पहुंच जाओगे 40-45 नंबर पे। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली जितना मार्क्स अच्छा होगा उतना अच्छा ब्रांच मिलेगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है, राइट? तो अब मेरे लिए जो सेव विंडो हो गया है, दैट इज 35 से 60 का। 35 से 60 का मेरे लिए सेव विंडो। 35 से 60 के बीच में नंबर ले आओ,
बहुत ऑप्शन तुम्हारी ओपन हो जाएंगी। अब डिफिकल्ट एग्जाम, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई 40 नंबर ले आओ तुम आईटी पहुंच जाओगे, तो क्यों 100 नंबर का पढ़ना, क्यों 100 मार्क्स का पढ़ना, 80 नंबर का तैयार करो ना। और 80 नंबर का तैयार करोगे तो जो तुम्हारा 20 नंबर को तैयार करने के लिए जो तुम्हारा एफर्ट लगना है वो बहुत कम हो जाएगा। लेट मी टेक द एग्जांपल फॉर यू इलेक्ट्रिकल ब्रांच। एक होते हैं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। कोर ब्रांचेस वो ब्रांचेस होते हैं जिसमें ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैन गो। इंटरडिसिप्लिनरी वो ब्रांचेस होते हैं जिसमें मल्टीपल ब्रांच के बच्चों के अप्लाई भी कर सकते हैं और उनको रिक्वायर्ड भी है अलग अलग ब्रांचेस के बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी कानपुर में अभी 2 साल पहले कोर्स स्टार्ट हुआ है ड्रोन टेक्नोलॉजी का। अब मेरे को बताओ ड्रोन बनाने में कौन कौन से इंजीनियर का रोल है? मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर का, मे बी दिस मेटलर्जी से रिलेटेड मे बी। तो वो चाहते हैं अलग अलग ब्रांच के बच्चे ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। और ये जितने भी मैंने ये इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स लिखे यहाँ पे तो मल्टीपल ब्रांच के बच्चे चाहिए उनको। पढ़ो। और इंडस्ट्री की आज की नीड ये है बहुत हद तक ज्यादा। नो डाउट इसमें भी आपका वीएलएसआई डिजाइन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत जबरदस्त ये डोमेन्स हैं, कम्युनिकेशन वगैरह। अच्छा उसके बाद आपका पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नो डाउट प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई पैकेजेस नहीं देती है कंपनी जितना तुम्हें हाई पैकेजेस इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन में। वीएलएसआई समवट इंटरडिसिप्लिनरी, क्योंकि कुछ आईटीज में तो इसमें कंप्यूटर साइंस को भी एलिजिबल किया हुआ है, शायद आईटी पलक्कड़ में या फिर पता नहीं कौन तिरुपति में वीएलएसआई डिजाइन के ऊपर एक कोर्स है वहां पे, उसमें कंप्यूटर साइंस को भी एलिजिबल किया हुआ है वहां पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। अब इंटरडिसिप्लिनरी AIML इज अ इंटरडिसिप्लिनरी, इसका कंप्यूटर साइंस से कोई लेना देना नहीं, ये मैथमेटिक्स की डोमेन्स है। डाटा साइंस, एनालिटिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, रोबोटिक्स ऑटोमेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एनर्जी साइंस, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, साइबर फिजिकल सिस्टम, क्वांटम टेक्नोलॉजी, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स, ये आईटी कानपुर में ब्रांच है। बायोमेडिकल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंजीनियर्स का। इलेक्ट्रिसिटी मार्केटिंग, ये कुछ एक डोमेन्स लिखे, इसके अलावा पता नहीं कितने डोमेन्स हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ लिख नहीं पाया, मैनेजमेंट में यहाँ पे लिख नहीं पाया, ऐसे बहुत डोमेन्स हैं इंटरडिसिप्लिनरी में। अब तुम्हें ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे, इसमें कौन सी ऐसी चीजें तो तुम्हें सुनने में अच्छा लगा। स्मार्ट ग्रिड क्या होते हैं सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या चीज है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या चीज है, इससे तुम अपना इंटरेस्ट को मैचिंग करोगे। यही एडवांटेज है सबसे बड़ा गेट का कि तुम अपनी बाय चॉइस अपनी डोमेन में जा सकते हो। बात आई समझ में कि नहीं आई है? राइट। तो बहुत ऑप्शंस हैं। एक चीज याद रखना जिंदगी में, जॉब करने की जल्दी मत करना। जॉब करने की जल्दी मत करना अगर पैसा कमाना चाहते हो। अगर पैसा नहीं कमाना, वही 5-6 लाख की रिक्वायरमेंट है, अगर इतने से काम चल जाएगा फिर तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पैसा कमाना चाहते हो ना तो ब्रांडिंग, स्पेशलाइजेशन, एक्सपोजर, ये सारी चीजें करना। समझ में आएगी बातें? अब आ जाओ जी आगे। हाँ, मैनेजमेंट कोर्सेज। हर आईटी में, हर एनआईटीज में देयर आर मैनेजमेंट कोर्सेज। यू कैन एंटर इनटू द आईएम्स। आईएम्स में भी आप एंटर कर सकते हैं थ्रू द गेट एग्जामिनेशन, और जो वो प्रोग्राम है फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। और जो आईटीज, एनआईटीज, आईआईसी बेंगलोर ऑफर करते हैं वो है टेक्नो मैनेजरियल कोर्सेज। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, सुनो ध्यान से। कैट करोगे, एमबीए करोगे। किस स्पेशलाइजेशन में एमबीए होती है? कैट के थ्रू जो एमबीए करते हो, बोलो। गलत बोल दो यार, फिर क्या हो गया? यहां कौन सा टेस्ट हो रहा है? किन डोमेन्स में तुम एमबीए कर सकते हो कैट के थ्रू? स्पेशलाइजेशन फाइनेंस और मार्केटिंग और बोलो, बहुत सारे डोमेन्स हैं, क्योंकि वहां पे मल्टीपल ब्रांच के बच्चे, मल्टीपल ग्रेजुएशन, मतलब ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल टू राइट द कैट एग्जामिनेशन, राइट। लेकिन गेट में ऐसा नहीं है। अब गेट इलेक्ट्रिकल, गेट मैकेनिकल, गेट सिविल, ओनली गेट दो बीटेक इंजीनियर्स कैन राइट। आज जब तुम आईटीज में जाते हो तो वहां पे फाइनेंस, अकाउंट्स, ये डोमेन्स नहीं मिलते हैं, वहां पे मिलेंगे तुम्हें टेक्नो मैनेजर। चलो, हम जो डिस्कशन कर रहे थे रिलेटेड टू जॉब सेक्टर इन इंडिया, तो किस स्टेज पे कैसे एंटर करना है, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, ये तीनों मैंने तुम्हें बताया। प्राइवेट में अगर एंटर करना है ना तो पूरा अपने रिज्यूमे को भर के एंटर करना और उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंटर करना, बहुत पैसा मिलेगा। एंटर इनटू गवर्नमेंट, एंटर प्राइवेट, स्विच मार लो फिर पब्लिक, इसमें सॉरी, एंटर इनटू पब्लिक सेक्टर, एंटर गवर्नमेंट, प्राइवेट में स्विच मार लो अगर पैसा कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे रास्ते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे।
ये कुछ पब्लिक सेक्टर्स हैं इंडिया में जो कुछ रिक्रूटमेंट करते हैं, कुछ एक मैंने लिखे हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया, इट इज अ लिस्ट ऑफ 250 प्लस पब्लिक सेक्टर्स, 250 प्लस पब्लिक सेक्टर हैं इंडिया के अंदर। कुछ के नाम लिखे हैं। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पब्लिक सेक्टर्स को। क्यों मैं पब्लिक सेक्टर में ज्यादा फोकस कर रहा हूं? क्योंकि ये स्टूडेंट्स का मतलब बेसिकली प्रायोरिटी पे होता है, खास करके इंजीनियर्स का, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जैसा जॉब सिक्योरिटी है और पैसा गवर्नमेंट से ज्यादा है। जो बेनिफिट्स, जो एडिशनल बेनिफिट्स है, सारी चीजें मिलनी है वो अलग अलग है। महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्नास। महारत्नास वो पब्लिक सेक्टर है जिसका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा है। देयर आर 14 महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंडिया, 14 महारत्ना पब्लिक सेक्टर्स हैं, जिसमें से ये लिखा हुआ है BHEL, NTPC, पावर ग्रिड, ONGC, इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया, गेल, HPCL। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और भी हैं जो भी मेरे को नहीं ध्यान में है। तो ये कुछ एक मैंने लिखे हैं। अभी जैसे कल ही नोटिफिकेशन आया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का, HAL का, 120 वैकेंसीज का, वो मैं सारी चीजें बताता हूं। तो ये इस तरीके से कुछ डिवाइड किया गया है। एंड देयर आर रफली, अगर आप मेरे से पूछोगे सर एक साल में कितना रिक्रूटमेंट होता है पब्लिक सेक्टर में, तकरीबन 3.5 से 4 हजार इंजीनियर्स की जॉब्स आती हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर एक साल में। सारी ब्रांचेस मिल मिला के तुम्हें बता रहा हूं मैं, 3.5 से 4 हजार, राइट। अब नेक्स्ट आता है कि अब इन पब्लिक सेक्टर में एंटर कैसे किया जाता है। 2 तरीके हैं एंटर करने के पब्लिक सेक्टर में। देयर आर 2 ways to enter into the public sector, with and without gate। 2 तरीके से एंट्री है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे हम लोग मिस कर देते हैं कि हमें ना एक्चुअल में प्रोसेस का पता नहीं होता है। क्योंकि अदरवाइज अगर हमें किसी प्रॉब्लम का पता लग जाए ना, यार इसके पीछे रीजन क्या है, बड़ी जल्दी उसका सोल्यूशन मिल जाता है। जो भी ऐसी कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो पब्लिक सेक्टर हैं, जो पैसा देगी ना तुम्हें, जो पैसा देने को रेडी है, तो उनको ये देखना होता है कि प्राइवेट में भी कि दे वांट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। प्राइवेट क्यों पैसा दे पा रहा है, प्राइवेट इतना क्यों ज्यादा ग्रो कर पा रहा है? प्राइवेट की कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि उनको बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये देखना है कि राइट जॉब के लिए राइट पर्सन चाहिए। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, अब आज के टाइम पे ऑनलाइन इंटरव्यू से नॉलेज नहीं भाई चेक हो सकता। इंटरव्यू का पर्पस कुछ और होता है, और इंटरव्यू नहीं होता, बेसिकली वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। जैसे यूपीएससी लिखता है पर्सनैलिटी टेस्ट, वो इंटरव्यू नहीं लिखता है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट। तो नॉलेज चेक करने का एक ही तरीका है, दैट इज योर एग्जाम। दूसरा वो चीज चेक करेगा कि क्या ये इस जॉब के लिए राइट पर्सन है। तो अगले जो पैरामीटर्स होंगे ना रिटन एग्जाम के बाद, वो अकॉर्डिंगली डिसाइडेड होंगे, राइट। अब मेरे को अगर टीचिंग का जॉब करना है, मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दी है, मैंने ओपन किया, रिक्रूटमेंट ओपन किया कि मेरे को भी सिविल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, लोगों ने अप्लाई कर दिया, मैंने शॉर्ट लिस्ट किया। अब शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया क्या रहेगा? पहले ऑन द बेसिस ऑफ, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिज्यूमे, जिसमें मैंने तुम्हें बताया ब्रांडिंग बहुत ज्यादा है कि किसने क्वालिफिकेशन कौन सी कहां से की हुई है, वो एक पैरामीटर हो जाएगा। दूसरा पैरामीटर CGPA वगैरह हो जाएगा। फिर मैं उसको शॉर्टलिस्ट करूंगा, शॉर्टलिस्ट करने के बाद मैं रिटन एग्जाम कंडक्ट करूंगा, क्योंकि वो जो उसने काम किया, जो एमटेक किया है, आप उसने बीटेक किया है, कहां से किया, वो तो शॉर्टलिस्टिंग का स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया है। लेकिन मेरे को रिक्वायरमेंट लेट अस सपोज गेट कोचिंग टीचिंग से रिलेटेड है, तो मेरे को गेट के अकॉर्डिंगली मेरे को उसको क्वेश्चन डालने पड़ेंगे, तो मैंने रिटन एग्जाम लिया। अब मान लो सपोज उस टेस्ट में किसी के सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आ गए, उसको रख लूं मैं डायरेक्टली, उसको रख लूं डायरेक्टली? हाँ ना बोलो? क्यों क्यों क्या लगता है क्यों नहीं? भाई वो तो उसने नॉलेज चेक किया कि उसका इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स का नॉलेज अच्छा है। क्या गेट का ऑल इंडिया रैंक 1 या इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑल इंडिया रैंक 1 एक अच्छा टीचर हो सकता है? क्यों ना, क्यों नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मेरे को अब चेक करना है उसका टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल कैसे चेक कर सकता हूं? इंटरव्यू से नहीं, कैसे? सर जाइए बोर्ड पे 15 मिनट के लिए टॉपिक पढ़ाइए। समझ में आ गई बात है? ऐसी चेक हो सकता है ना टीचिंग स्किल। मार्केटिंग के लिए कोई इंटरव्यू के लिए जाता है, उसको बोल नहीं देते ये ले इसको बेच के दिखा। तो जैसी जॉब है वैसा इंटरव्यू होगा, अगला राउंड होगा, नॉट इंटरव्यू, अगला राउंड होगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो ये जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी, इंटरव्यू, अब ये पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे उस जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस पर्सन का टेस्टिंग होगा। अब
मान लो सपोज अब इंडिया में 3 जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन से? ISRO, DRDO, BARC। सुना सभी ने इसका नाम? ISRO, DRDO, BARC। अब इसमें पहले ऑब्वियसली नॉलेज टेस्ट, चाहे वो गेट के एग्जाम के थ्रू करे, चाहे वो अपना टेस्ट ले, लेकिन उसके बाद अब वो जो पोस्ट है, जो जॉब है, वो साइंटिस्ट का जॉब है। और साइंटिस्ट की जॉब के लिए मेरे को GD की रिक्वायरमेंट है। एक साइंटिस्ट की स्किल चेक करने है, मैंने रिसर्च एक्यूमेंट उसका चेक करना है, क्या मेरे को GD से चेक हो जाएगा वो? हाँ ना बोलो? ग्रुप टास्क के केस स्टडी नहीं, इंटरव्यू से होगा। इंटरव्यू से मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये पर्सन का जो नॉलेज है, क्या वो रिसर्च टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो मैं इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी अकॉर्डिंगली पूछूंगा मैं। तो जो BARC, DRDO, ISRO के जो इंटरव्यूज होते हैं वर्सेस पावर ग्रिड का इंटरव्यू, HPCL का इंटरव्यू, IOCL के इंटरव्यू, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जमीन आसमान का फर्क। BARC, DRDO, ISRO में कोई भी तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा इंटरव्यू में कि तुम ISRO क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तुम DRDO क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप पिछली कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं, आपने MTech क्यों नहीं किया, आपने तो अभी 5 साल जॉब किया तो उसको क्यों छोड़ना है आपने। इसमें कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो सिर्फ ये चेक करेगा कि क्या तुम्हारा जो नॉलेज है रिसर्च के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। वो अकॉर्डिंगली तुमसे क्वेश्चन पूछेगा वहां पे, वो रिसर्च टाइप की। और वो कोई भी ऐसी चीज तुमसे ये नहीं पूछेगा जो तुमने ना पढ़ी हो। BARC का इंटरव्यू 1-1.25 घंटा चलता है। बड़ा बेसिक से स्टार्ट करेगा आपको क्वेश्चन पूछना, बड़े बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड मैकेनिक्स? फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? फ्लूइड का क्या मतलब, मैकेनिक्स आप एक्सप्लेन करोगे, फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा, फिर अगला क्वेश्चन। फिर जो आपका कंसेप्चुअल नॉलेज है ना, वो आपको आगे आगे ऐसी प्रॉब्लम्स देगा, वो ये चेक करेगा कि ये ऐसी प्रॉब्लम पे ये अपने कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करता है, अप्लाई कैसे करता है ये इस तरीके से चेक करेगा वो। तो ऐसे क्वेश्चन अकॉर्डिंगली पूछेगा जिस टाइप का इंटरव्यू है। मार्केटिंग की जॉब है, IOCL, HPCL, स्टील अथॉरिटी, ये सेल्स मार्केटिंग की जॉब में जाते हैं, प्योरली मार्केटिंग का जॉब होता है। जब इसमें आप जाते हो तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछता है वो। स्ट्रेंथ पूछेगा, वीकनेस पूछेगा, ये पूछेगा, HR के ऊपर जाता है, सारा पर्सनल के ऊपर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो अल्टीमेटली वो तुम्हारा जो असेसमेंट है वो नॉलेज वाला नहीं कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि या कल ये इस जॉब में सर्वाइव भी कर पाएगा। देखो तुम्हारा नॉलेज अच्छा है, गेट का ऑल इंडिया रैंक 1 अगर मैं मार्केटिंग पे लगा दूं या मैं टीचिंग पे लगा दूं तो ऐसा तो नहीं वो दोनों में अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। इसमें दोनों का नुकसान है। सोच के देखो, अगर एक बेस्ट फिट ना हुआ तो इसमें दोनों का नुकसान है। किसका? दोनों का। इंडस्ट्री का भी नुकसान है, उस पर्सन का भी नुकसान है, क्योंकि गेट का रैंक 1 है, इट मींस कि दैट पर्सन इज कैपेबल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो वो कैपेबल पर्सन है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी किस डोमेन में है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अब कई बार हमें खुद नहीं पता चलता, लोगों को 10-20 साल पता हो जाते हैं काम करते हुए, उनको पता ही नहीं लगता कि वो किस चीज के लिए बने। इंटरेस्ट का हमें पता ही नहीं लगता है। और इंटरेस्ट का कोई ऐसे नहीं है कि तुम्हें को बता देगा तुम्हारा इंटरेस्ट किस डोमेन में है, ऐसे नहीं पता लग सकता है। या तुम भी कुछ सोचने बैठ जाओ, मैं सर आइडेंटिफाई करता हूं कि कैसे पता लगेगा इंटरेस्ट का। उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे? जस्ट रेज योर हैंड। चलो, आपने जिंदगी में ओनली क्रिकेट खेली, और भी गेम्स खेली होगी तो, लेकिन आज आप ओनली क्रिकेट खेल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा रही है इसमें मेरे को ज्यादा मजा आता है खेल के। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अब अगर तुमने जिंदगी में 10 स्पोर्ट्स खेला, आज मान लो तुम ओनली फुटबॉल खेल रहे हो या आज तुम ओनली बैडमिंटन खेल रहे हो, तो इट मींस कि उस चीज को करके तुम्हें मजा आ रहा है, इसलिए तुम खेल रहे हो आज भी। बाकी तुम नहीं खेल रहे हो क्योंकि उसमें तुम्हारा इतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। यही तरीका है इंटरेस्ट को चेक करने का। एक्सप्लोर करो जितना ज्यादा हो सकता है। और ये जो इंजीनियरिंग के 4 साल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लोर करने में। और इन 4 साल में तुम लोग कितनी ज्यादा अलग अलग चीजें करते हो, तुम कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। तुम्हारा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना, किसी में नहीं बना। कईयों का इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट बन गया, कईयों का स्टेंथोमेट्री में इंटरेस्ट बन गया, कईयों का इरिगेशन में इंटरेस्ट बन गया, किसी का लेट अस सपोज ट्रांसपोर्टेशन में इंटरेस्ट बन गया। ऐसा तो है नहीं कि सभी का ट्रांसपोर्टेशन में इंटरेस्ट बनता है, नहीं, हाँ है ना। तो ये तरीका है एक आइडेंटिफाई करने का। उसके बाद कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? कल्चरल फेस्ट होते हैं, टेक फेस्ट होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? कईयों को उसमें कंट्रीब्यूट करके अच्छा लगता है, कईयों को उसमें एज ए मैनेजमेंट करके अच्छा लगता है कि मेरे को सर इस इवेंट को मैनेज करना है। होता कि नहीं होता? तो जब तक तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे ना, डिफरेंट चीजों को करके नहीं देखोगे, तब तक तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट का पता नहीं लग सकता। तो अगर तुम्हें अपने इंटरेस्ट का आइडेंटिफाई करना है तो चीजों को अलग अलग चीजें करना स्टार्ट कर दो। फिर देखो तुम्हें किस काम को करके इंटरेस्ट बन रहा है, किस काम को करके तुम्हें मजा आ रहा है। एंड दैट इज करियर। दैट इज करियर। अगर तुम कोई काम ना टाइम देख के कर रहे हो,
क्या टाइम हो गया, बस खत्म, बंद कर देते हैं काम को, वो इट मीन्स तुम्हारे इंटरेस्ट का नहीं है, इट मीन्स कि वो तुम्हारे इंटरेस्ट का नहीं है। जो लोग जॉब में है, अगर वो टाइम देके कर रहे हैं ना, बिलीव मी, वो जॉब में ही है, वो करियर में नहीं है। इट मीन्स कि वो अपने प्रोफेशन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट उनका किसी और चीज में था, करना उसमें टीचिंग था, लेकिन लग गया जेई, कभी वो कर ही नहीं पाएगा कंट्रीब्यूट उसमें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो यही भी बस डिफरेंस हो जाता है, और यही सबसे बड़ा ट्रबल है इस कंट्री का। हम लोग बाय चॉइस नहीं है अपने प्रोफेशन में, ये सबसे बड़ा ट्रबल है। इसलिए हम लोग कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं। जब तुम काम करोगे टाइम देख के, सैटरडे संडे ऑफ है, किसी से बात नहीं करनी, मंडे को बात करेंगे जी सुबह 10 बजे कॉलेज आके या फिर जॉब पे आके, नहीं बनेगा सिस्टम यार इससे। यहीं पे डिफरेंस है, बस यहीं पे डिफरेंस है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? को ऊपर से निकल रही है, ऊपर से निकल रही है, तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? तो ये इस तरीके से अगर तुम करोगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत, और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को। तो अब पब्लिक सेक्टर में एंटर करना है, अगर रिटन टेस्ट अगर गेट के थ्रू हो रहा तो वहां से उसने तुम्हारा नॉलेज चेक कर लिया, उसके बाद ये प्रोसेस है। अगर विदाउट गेट कर रहे हो तो अपना वो रिटन टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, और आगे ये चीज किसी में होगा किसी में नहीं होगा। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो सब कुछ करवाता है, सब कुछ होता है उसके अंदर। पावर ग्रिड है, गेट और जीडी और इंटरव्यू, आईओसीएल है, एग्जाम जीडी जीटी इंटरव्यू, एचपीसीएल है, एग्जाम जीटी और इंटरव्यू। तो ये पब्लिक सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर, जॉब टू जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है और किस तरीके से होगा। अब जैसे आजकल एचपीसीएल का वो चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, अब उसमें एक लॉ ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है, लीगल ऑफिसर का। अब लीगल ऑफिसर वो मूट कोर्ट रखा हुआ उसके अंदर, एक कोर्ट में दो लोगों का होता है कि आर्गूमेंट ये वगैरह वगैरह होता है, तो मूट कोर्ट कंडक्ट करवा रहे हैं वो लोग। मूट कोर्ट इज नथिंग बट दी कि एक्चुअल में जाके जो वो वहां पे उसने करना है, एक्चुअल में कोर्ट पे जाके वो प्रैक्टिस करवा के देख रहे हैं वहां पे वो कि कैसा कोई बंदा कैसा कर पा रहा है, उसके बेस पे उसने स्क्रीनिंग करना है, फिर इंटरव्यू होगा, फिर लास्ट में उसका सिलेक्शन है। तो ये रिक्वायरमेंट है कि जॉब की किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोसीड करेगा। नाउ दूसरी चीज हम बात करेंगे, दैट इज अबाउट द हायर स्टडीज। देखो बीटेक के बाद तुम्हारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं हायर स्टडीज के लिए। हायर स्टडीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक आ गया टेक्निकल डोमेन, एक आ गया मैनेजमेंट डोमेन। टेक्निकल डोमेन और मैनेजमेंट या अदर डोमेन्स भी, मैं इंजीनियर्स के लिए बात कर रहा हूं। इंजीनियरिंग डोमेन में तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस हैं आफ्टर द गेट, सॉरी आफ्टर द बीटेक हायर स्टडीज का, एमटेक का, एमटेक या एमटेक रिसर्च या एमएस जिसको बोल देते हैं, डायरेक्ट पीएचडी। इसमें असिस्टेंटशिप मिलती है 12,400, ये 2 साल का प्रोग्राम है। एमटेक एमएस से 12,400, ये 3 साल का प्रोग्राम है। डायरेक्ट पीएचडी 5 साल का प्रोग्राम है, और इसमें जो असिस्टेंटशिप है वो 38,000 से लेके 80,000 रुपए पर मंथ की होती है। सो दिस इज द मेन थिंग जहां पे तुम अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। हम लोग टेक्नोलॉजी, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला, टेक्नोलॉजी तुम लोगों का अभी कोई भी किसी डोमेन में एक्सपर्टीज नहीं है अभी तक। है तुम लोग किसी चीज के एक्सपर्ट अभी तक हो? लेकिन इसके बीटेक के बाद की जो जर्नी है ना, वो स्पेशलाइजेशन वाली है। स्पेशलाइजेशन, यू कैन डू स्पेशलाइजेशन मास्टर्स इन मल्टीपल डोमेन्स। मैं तुम्हें दिखाऊंगा किन किन डोमेन्स में तुम लोग मास्टर्स कर सकते हो, कौन कौन सी ऑप्शन है तुम्हारे पास। मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस दिखाऊंगा, उसमें से तुम्हारा किसी से इंटरेस्ट बनेगा, हाँ सर ये तो मेरी मैचिंग हो रही है चीजें, तो वहां से तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट का पता चलता है। तो अब यही एक बेसिकली चीज है, ये फर्स्ट स्टेप होगा अगर तुम करियर की तरफ जाना चाहते हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, हायर स्टडीज। क्योंकि हायर स्टडीज एक ऐसी चीज है कि जो तुमने 4 साल में एक्सप्लोर किया, उसके अकॉर्डिंगली जो तुम्हारा इंटरेस्ट तुमने आइडेंटिफाई किया कि सर मैं मैनेजमेंट के लिए बनाऊं, या सर मेरा ट्रांसपोर्टेशन में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, सर एनर्जी सेक्टर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सर एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब बताइए, अब तुमने इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस इंटरेस्ट को लेके अपनी ब्रांडिंग करो और उस इंटरेस्ट में और नॉलेज एक्वायर करो, और ये वो तरीका है हायर स्टडीज। This is the easiest and the best way to do your branding and acquire the specialization जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज की नीड है आज के टाइम पे। यहां पे पूरी इस सेशन का कंक्लूजन है जो मैंने ये लाइन बोली अभी, समझ में आई? दिस इज द इजीएस्ट वे ब्रांडिंग। देखो बीटेक के बाद जितने भी प्रोग्राम्स आएंगे स्पेशलाइजेशन वाले हैं, और वो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं। अब रिसर्च फैसिलिटीज, मैंने क्यों बोला कि ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है, क्या करना है उससे ज्यादा मैटर करता है तुम कहां से कर रहे हो, बिकॉज दैट इज योर ब्रांड वैल्यू बेसिकली।
अब कहां से तुम कर रहे हो, तुम्हें वहां से करना चाहिए, क्योंकि मास्टर्स एक रिसर्च प्रोग्राम है, डायरेक्ट पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम है, तो जहां पे रिसर्च फैसिलिटीज हैं आपको वहीं से करना चाहिए। इसके अलावा अगर तुम कहीं से भी करोगे, बिलीव मी फ्रेंड्स, कोई एडवांटेज नहीं होगा, कोई एडवांटेज नहीं होगा। चाहे तुम्हें असिस्टेंटशिप भी मिल जाए, तुम चाहे एआई में भी कर लो या ट्रांसपोर्टेशन में भी कर लो, लेकिन अगर तुम ढंग से जगह से नहीं करोगे उसका एडवांटेज उतना नहीं मिलेगा जितना तुम्हें मेन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर वहां से करने का होगा। और रिसर्च फैसिलिटीज जो अवेलेबल है इंडिया के अंदर, उसमें आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, यही इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे तुम्हें अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज मिलेगी। एंड दिस थिंग प्राइवेट नोज, अब ये प्राइवेट को पता है कि भी अगर आपने, मैंने जो बोला आईआईटी बॉम्बे से जियो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर तुमने मास्टर्स किया है, तो जो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगी जिसको वैसी रिक्वायरमेंट है, वो आईआईटी बॉम्बे जाएगी, किसी अदर जगह पे नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि इसने इस टॉपिक के ऊपर ढंग से कोई प्रोजेक्ट किया होगा और अच्छा काम किया होगा। अच्छा, मेरे को कुछ सोच के बता सकते हैं, ये जो तुम्हें पैसा मिल रहा है किस पर्पज से मिल रहा है, किस चीज का पैसा है ये? हाँ जी, क्यों दे रहे हैं तुम्हें ये, क्यों दे रहे हैं? लिखा हुआ है स्लाइड पे। देखो, जो तुम्हें गवर्नमेंट को फायदा है तुम्हें पढ़ा के, गवर्नमेंट को फायदा है तुम पढ़ा के, तुम्हारे पर पैसा इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट को फायदा है, हाँ ना? क्या? नहीं, लेकिन मास्टर्स करें तो गवर्नमेंट जॉब वाला कोई ऑप्शन नहीं आता ना, वो बैचलर लेवल पे आ जाता है। और क्वेश्चन लिंक बना रहे हो, अच्छा पॉइंट तो पकड़ा आपने। और यस यस, दिस इज अ पॉइंट कि जब तक तुम किसी डोमेन में रिसर्च नहीं करोगे, तुम अपनी एक्सपर्टीज नहीं लेके आओगे, तो इन जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट में, उसमें काम कौन करेगा यार? अगर इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कोई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला थोड़ा कर लेगा? नहीं कर सकता, उसको स्पेशलाइजेशन चाहिए, वीएलएसआई का, सेमीकंडक्टर का, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का, एम्बेडेड सिस्टम्स का, उनको स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, तभी वो सेटअप लगा सकते हैं। वैसा बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? ये तो कंट्री क्यों तुम्हें पैसा दे रहा है? ऑब्वियसली मोटिवेशन तो है ही है, मोटिवेशन तो है ही है, लेकिन उसके गेंस तुमसे वो काम ले रहे हैं। और वो काम क्या है? ध्यान से सुनो, 12,400 रुपए पर मंथ, ये है टी असिस्टेंटशिप। टी असिस्टेंटशिप मतलब टीचिंग असिस्टेंटशिप, मतलब तुम जब मास्टर्स के लिए जाओगे वहां पे, तो तुमसे वो टीचिंग रिलेटेड कोई काम ले सकते हैं, पेपर चेक करवाना, लैब्स, ट्यूटोरियल्स, वो आपसे काम ले सकते हैं, इसलिए 12,400 रुपए जस्टिफाइड होते हैं। दूसरा, द मेन थिंग इज आर असिस्टेंटशिप। आर मींस रिसर्च असिस्टेंटशिप। रिसर्च असिस्टेंटशिप क्या है? देखो, सस्टेनेबल मॉडल जो मैं तुम्हें बात कर रहा था ना, कैसे चल रहा है काम, कैसे ये मॉडल बनना है, और ये इंडिया में इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, अब्रॉड में बहुत ज्यादा है। होता क्या है, सोच के बताओ मेरे को, ट्रांसपोर्टेशन का एक एक्सपर्ट कहां पे मिलेगा? इंडस्ट्री में मिलेगा या एकेडमिक्स में मिलेगा? ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपर्ट कोई इंडस्ट्री का नाम बताओ। एलएनटी, एलएनटी में ट्रांसपोर्टेशन का इंटरेस्ट होगा। चलो कोई भी अपनी इस डोमेन का सबसे बड़ी इंडस्ट्री की नाम ले लो ट्रांसपोर्टेशन में, कोई भी, तो वहां पे होगा एक्सपर्ट या एकेडमिक्स में होगा? क्या लगता है तुम्हें? कैसे बताओगे? वो भी तो बोलो ना। एक्सपीरियंस किस डोमेन में उसका? उसी डोमेन में है जिस इंडस्ट्री जो जिस डोमेन से रिलेटेड काम कर रही है। लेकिन जो एकेडमिक्स में बंदा बैठा ना, उसको इतने ज्यादा उसने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, इतनी जगह पे उसने कंट्रीब्यूट किया होगा, उसका एक्सपीरियंस उस इंडस्ट्री वाले से कोई मैचिंग नहीं है। अब अगर कोई नया प्रोजेक्ट लाना है ना, उसका डिजाइन करना है, कोई ब्रिज डिजाइन करना है या कोई ऐसी नई चीज डिजाइन करनी है, जैसे ये जो ब्रिज बना है, कौन सा ब्रिज? चेनाब ब्रिज, चेनाब ब्रिज ना। अब मेरे को बताओ उसका डिजाइन किसने किया होगा? एकेडमिशियंस ने किया होगा या इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया होगा? एकेडमिशियंस ने किया होगा। इट्स नॉट लाइक ओनली, इसमें अब चेक करना, लिस्ट निकालना, गूगल करना कि चेनाब ब्रिज में किसमें कौन इसमें कंट्रीब्यूशन है रिसर्च में, सारी डिजाइनिंग में किस किस का है, आपको मिलेंगे। आईआईटीज के प्रोफेसर मिलेंगे, अब्रॉड में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर मिलेंगे आपको वो। तो जो एक्सपर्ट है बैठा है हाईएस्ट उसमें। अब मान लो जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इस ब्रिज का डिजाइन करना है, तो वो ढूंढेंगे सॉइल का एक्सपर्ट, स्ट्रक्चर का एक्सपर्ट, डिजाइन का एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट ढूंढेंगे कि वो कहां बैठे हैं, कहां बैठे हैं?
एकेडमिक्स इंस्टीट्यूट्स में बैठे हैं, उसको एक प्रोजेक्ट देंगे, छोटा सा पार्ट देंगे सर्वेइंग का, एक छोटा सा पार्ट देंगे, जीआईएस वगैरह जो आपका पार्ट होता है, और छोटा सा पार्ट देंगे कि आपको सर इस चीज के ऊपर मेरे को ये सोल्यूशन देना है और आपके पास 2 साल का टाइम है, ये लीजिए 10 करोड़ रुपए। जो सिस्टम चलता है कैसे, ध्यान से सुनिए, 12,400 या 38,000 रुपए तुम्हें मिल कहां से रही है। अब वो जो पैसा आया, वो पैसा कहां गया, तुम्हें स्कॉलरशिप कौन दे रहा है, असिस्टेंटशिप कौन दे रहा है, ये एमएचआरडी देता है, वो पैसा जाएगा एमएचआरडी को। अब उसमें से एमएचआरडी फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितने भी मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हर प्रोफेसर उतना कैपेबल है, या हर प्रोफेसर के पास उतना प्रोजेक्ट है, या हर प्रोफेसर इतना फंडिंग लेके आ रहा है, उससे तो है नहीं। तो अब प्रोफेसर को बोला कि ये काम करो, ऐसे पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स उसके पास होंगे। अब वो खुद तो करेगा नहीं सभी में काम, लेकिन वो काम करवा सकता है क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस चीज का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो काम करवाना है उसने, काम करवाने के लिए उसको चाहिए बेस्ट बंदे। बेस्ट बंदे कौन है, आप लोग जो वहां पे मास्टर्स करने जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन में, या पीएचडी करने जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन में। क्यों, क्योंकि तुम्हें नीड है इसकी, एक प्रोजेक्ट करना है सर, मेरे को उसको दिखाना है, डिसर्टेशन करनी है, मेरे को अपना पेपर भी पब्लिश करना है, सब कुछ करना है। तुम्हारी नीड है, प्रोफेसर की भी नीड है, उस इंडस्ट्री की भी नीड है। जिस उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया, आपको एमटेक की डिग्री मिल गई, इंडस्ट्री को प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, चेनाब ब्रिज हुआ, बन गया, किसको फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, सोच लो 30 सेकंड के लिए, और ब्रॉड कर दो अपने डोमेन को, हर किसी को फायदा हो रहा है। दिस इज सस्टेनेबल मॉडल, जिसमें हर किसी का फायदा होना जरूरी है। उस बच्चे का फायदा हुआ जिसने उसमें काम किया होगा, प्रोफेसर का फायदा हुआ, यस, उसके रिज्यूमे में भी जुड़ गया, मैंने किया, ऑब्वियसली जो पार्ट आता है 10 करोड़, उसमें से भी उसका कुछ परसेंटेज होता है। उस कॉलेज का फायदा हुआ, यस, कि यहां से हुए प्रोफेसर यहां के, उस इंडस्ट्री का फायदा हुआ, यस, हो गया, क्योंकि उसको फ्यूचर में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। यही तो चीज है, ये जो आपको पैसा मिल रहा है ये यहां से मिल रहा है। बात आई समझ में नहीं आई है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन आज का यूथ इससे भाग रहा है, इससे भाग रहा है, पता नहीं क्या रीजन है। बहुत ज्यादा हम लोग मतलब पेशेंस बहुत कम हो गया लेवल का, वो प्लानिंग बहुत, मतलब 5-7 साल सर कौन करेगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 5-7 साल प्लान करो सर, बीटेक हो रही है वही बहुत है, 20 साल हो गए पढ़ते हुए, या 15-16 साल हो गए पढ़ते हुए, बहुत हो गया सर। एक्चुअल में अब तुम्हारा टाइम है, आज तुम चाहे सेकंड ईयर में हो चाहे तुम थर्ड ईयर में हो, अगले 4-5 साल अगले तुमने ढंग से प्लान कर लिए फ्रेंड्स, बिलीव मी तुम्हारा जर्नी कुछ और होगा। डोंट कंपेयर योरसेल्फ इमीडिएटली आफ्टर बीटेक कि कौन क्या कर रहा है, जो तुमने शायद +2 के बाद किया था, जो शायद तुमने 10th के बाद किया था, कि कौन क्या कर रहा है, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है। दैट इज रैट रेस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है? तो स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों में। हायर स्टडीज में क्यों जाना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्यों हायर स्टडीज सर। सबसे पहला ब्रांड वैल्यू, ब्रांडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहां से कर रहे हो बहुत मैटर कर रहा है। स्पेशलाइजेशन, एक पर्टिकुलर डोमेन के एक्सपर्ट, जो इंडस्ट्री की आज नीड है। रिसर्च एंड इनोवेशन, ऑब्वियसली ये तो है ही है सारा, कि अगर कुछ नया करना है तो तुम्हें हाई स्पेशलाइजेशन डोमेन में जाना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, देखो तुम मास्टर्स तो एंट्री किया कुछ और सोच के, लेकिन जब तुम बाहर निकलोगे कुछ और सोच के बाहर निकलोगे। क्योंकि यहां पे कौन कौन सी स्टेट्स का बच्चा है, हरियाणा का, यूपी का, बिहार का, ईस्ट से भी है, और कहां से है, पंजाब, नेपाल। और सोचो जब तुम आपस में कुछ डिस्कशन करते हो तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिलता होगा, मिलता कि नहीं मिलता। हरियाणा स्टूडेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग एज कंपेयर टू पंजाब, वेरी हार्ड। पंजाब से है कोई यहाँ पे, कोई नहीं है। पंजाब में नहीं कॉलेज में बच्चे, यहां पे कैसे हो जाएंगे। हरियाणा स्टूडेंट्स, यूपी बिहार के स्टूडेंट्स आर मोर हार्ड वर्किंग देन हरियाणा। अब एक दूसरे से जरूर सीखने को मिलता होगा, जरूर सीखने को मिलेंगे। मैं सिर्फ अगर एक एग्जांपल को पकड़ूं पढ़ाई के लेवल पे, लेट अस सपोज कि यूपी बिहार का बच्चा किस तरीके से मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी देर के लिए कर रहा है, कब कब कर रहा है, एज कंपेयर टू हरियाणा, एज कंपेयर टू नेपाल, एज कंपेयर टू किसी और स्टेट के। एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। गुजरातियों का दिमाग किस तरीके से चलता है, पंजाब के बच्चों का दिमाग किस तरह चल रहा है, एक यूपी के बच्चे का दिमाग में कैसे चल रहा है, एक साउथ के बच्चे का दिमाग कैसे चल रहा है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक दूसरे से लर्निंग होती है। तो लेट अस सपोज जब आप आईटी सिस्टम में जाओगे तो उसमें तो टॉप के बच्चे बैठे हैं जिन्होंने अच्छा एग्जाम गेट क्वालिफाई किया है, अच्छे मार्क्स लेके दिमाग लगा रहे हैं अकॉर्डिंगली। एक दूसरे से जो लर्निंग होता है, जो एक्सपोजर तुम्हें मिलता है, वो बहुत ज्यादा तुम्हें मैटर करता है। और तुम्हें नहीं पता कि कुछ तुम ऐसा आइडिया कंसीव करके बाहर निकलो जो कल को अपना एक बिजनेस सेटअप करे और जॉब्स प्रोड्यूस करे। आज के टाइम पे प्रॉब्लम किस चीज का है, एम्प्लॉयमेंट का या एम्प्लॉयर्स का? क्या लगता है तुम्हें? प्रॉब्लम सोल्यूशन कैसे होगा? ये जॉब का प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा? एम्प्लॉयमेंट से होगा या एम्प्लॉयर से होगा? कैसे होगा? प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा? एम्प्लॉयर्स से निकलेगा, एम्प्लॉयमेंट से नहीं निकलेगा। कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी यार, सोच के देखो। आप जेईई की बात कर रहे हो, सर जॉब्स नहीं आ रही है। हिमाचल में ना 7 साल के बाद जेईई की 150 वैकेंसी आई है सिविल की, 7 साल के बाद। अब मैं एक फैक्टर लेके चल रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा इसको केस स्टडी लेके चलते हैं। क्यों सर? पहला, पैसा ही नहीं है ही नहीं, हिमाचल वैसे नहीं है। क्यों नहीं है? इंडस्ट्रीज नहीं है, टूरिज्म पे चलता है, वो कैश में चलता है, टैक्सेस नहीं आ रहे, पैसा टैक्सेस से जा रहा है, सैलरीज का गवर्नमेंट को सारा। एक रीजन। दूसरा, सोच के बताना हिमाचल के अंदर कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट है, कितनी सड़कों की रिक्वायरमेंट है, कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है? पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन कम है, 60-70 लाख, एज कंपेयर टू पंजाब 3 करोड़, एज कंपेयर टू हरियाणा भी शायद 3-3.5 करोड़ के आसपास ही है, एज कंपेयर टू अब तुम यूपी से ले लो कि बोलो सर यूपी में तो इतनी जॉब्स निकलती है, हिमाचल में तो निकलती नहीं। कोई कंपैरिजन है कोई कंपैरिजन? है ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये आ रही है, ऊपर से निकल रही है। तो इस कारण से जब तक तुम एम्प्लॉयर्स नए नए बिजनेसेस नहीं क्रिएट करो, इतनी ज्यादा चीजें हम इंपोर्ट करते हैं यार, इतना कुछ इंपोर्ट करते हैं, करो यार। क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? बस वो हमने उस तरीके से सोचा नहीं है, बेसिकली दैट इज द डिफरेंस। हायर अर्निंग पोटेंशियल तो मैंने बताया ही तुम्हें कि पैसे के तुम्हारा वो बढ़ेगा लेवल बढ़ेगा, और एक्सपोजर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही है। अब मैं कुछ तुम्हें सिविल डोमेन में हायर स्टडीज के कुछ डोमेन्स बता रहा हूं जिसमें तुम हायर स्टडीज डोमेन में जा सकते हो। देखो हायर स्टडीज में मेरे को देखो दो चीजों में, 2 पार्ट में डिवाइडेड है हायर स्टडीज। एक है कोर डोमेन, एक है इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स। कोर डोमेन्स वो डोमेन है जिसमें ओनली सिविल इंजीनियर कैन गो। इंटरडिसिप्लिनरी वो डोमेन है जिसमें मल्टीपल ब्रांच स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। कोर डोमेन ट्रांसपोर्टेशन में मैकेनिकल वाला अप्लाई कर लेगा, स्ट्रक्चर में कर लेगा, जियोटेक में कर लेगा, कौन कर सकता है? ओनली सिविल इंजीनियर। लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन वो डोमेन जिसमें मल्टीपल ब्रांच स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी आईटी कानपुर ने 2 साल पहले स्टार्ट किया, एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, मास्टर्स इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब मेरे को बताओ इस ड्रोन बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन आएगा? बोल सोचो। मैकेनिकल इंजीनियर का और इलेक्ट्रिकल का और सिविल का? सिविल क्यों? स्ट्रक्चर बिल्कुल आएगा। और यही नीड आज इंडस्ट्रीज की भी है, मल्टी डिसिप्लिनरी। एक 2 व्हीलर क्या ओनली एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिवाइस रह गया? इलेक्ट्रॉनिक्स यूज नहीं हो रहा उसमें, कंप्यूटर यूज हो रहा है ना उसमें, हो रहा यूज हो रहा है। तो ये मैंने कुछ एक डोमेन्स लिखी है जिसमें आप लोग जा सकते हैं। ये कोर डोमेन है जिसमें ओनली सिविल स्टूडेंट कैन गो। ये इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स है जिसमें मल्टीपल ब्रांच स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। एंड अगर तुम मेरे से पूछोगे सर कोर डोमेन वर्सेस इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स, गो विद द इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स। जो फ्यूचर है, फ्यूचर कुछ डोमेन्स के नाम बोल रहा हूं मैं। ये क्या लिखे? ये फ्यूचर है। जैसे बोलते हैं ना एआई इज फ्यूचर, एनर्जी इज ऑल्सो गोइंग टू बी फ्यूचर, एनवायरमेंट इज गोइंग टू बी फ्यूचर, सस्टेनेबिलिटी। यार सस्टेनेबिलिटी को आप वो नहीं कर सकते हो, सस्टेनेबिलिटी को आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अदरवाइज अगर इंडस्ट्रीज बनानी है, ये चीजें बनानी है, वो चीजें बहुत बड़ी जल्दी बनाया जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है। पैसे की कमी थोड़ा ना, कोई कमी नहीं है। तुम्हारे लिए बोल रहा हूं यार, कमी है नहीं है, कोई कमी बन जाएगा, लेकिन उसके इफेक्ट्स क्या होंगे वो भी तो हमें देखना है ना। एनवायरमेंट को लेके जैसे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था कि ये जो इथेनॉल बन रहा है इंडस्ट्री में कितना पोल्यूट कर रहा है, वो वहां पे जाके एक ने बनाया था वीडियो, एक रिपोर्टर ने। तो नुकसान है ना कि तुम बना रहे एक साइड पे लेकिन नुकसान कर रहे हो दूसरी साइड पे। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में ऐसा नहीं होता है, वो पूरी रिसर्च करते हैं,
पूरा चीजों पे आते हैं, फिर कंक्लूजन पे आते हैं, फिर चीजें बनाते हैं। पैसा है, पेशेंस है, पैसे के साथ थोड़ा पेशेंस जरूर आता है, ये एक्सेप्ट करना, पैसे के साथ पेशेंस जरूर आता है, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी डोमेन्स हैं यहाँ पे, एनवायरमेंटल साइंस, सस्टेनेबिलिटी में बहुत कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे आईटीज में नए नए कोर्सेज चलते हैं। सस्टेनेबिलिटी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी कानपुर ने स्टार्ट किया पिछले साल एक नया कोर्स। अब तुम बोलोगे सर ये ऐसे कैसे, कौन से कोर्सेज हैं? बहुत है। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट जरूर आ रहा होगा किसी न किसी के दिमाग में कि सर अगर मैं यहाँ पे मास्टर्स कर लूँ सस्टेनेबिलिटी विद थ्रू एआई, कल का फ्यूचर क्या है? आ रहा है दिमाग में किसी में? आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब अभी तक उस लेवल तक सोचने पे पहुंचे नहीं अभी। बिल्कुल आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि सर अगर मैंने मास्टर्स कर लिया सस्टेनेबिलिटी थ्रू एआई में, फ्यूचर क्या है? सोच के बताओ एक बार कि अगर कोई आईटी नया कोर्स स्टार्ट कर रही है, इस बार एक नया गेट का पेपर स्टार्ट हुआ है, तुम्हें पता है कौन सा? रोबोटिक्स का एक नया पेपर स्टार्ट किया इस बार। रोबोटिक्स एंड कैड कैम, एक नया गेट पेपर स्टार्ट हुआ इस बार। पिछली बार नया गेट पेपर स्टार्ट हुआ था एनर्जी का। आईटी में नए नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। सोच के देखो क्यों हो रहा है ऐसा? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटीज? ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्स? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएम्स? यही तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देगा। ये जो 3 पिलर्स है ना इंडिया के, आईटीज, आईएम्स, एम्स, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हैं। एक एम्स से एमबीबीएस या एमएस या एमडी करके कोई डॉक्टर जॉब ढूंढेगा? हाँ, क्या करेगा? अपना हॉस्पिटल खोलेगा। अब सोच के देखो तुम्हें क्या नीड है? वो अपना हॉस्पिटल खोले, जॉब करे किसी गवर्नमेंट में जाके, हॉस्पिटल खोले, वही तो नीड है इस टाइम पे। अगर आईआईटी से या आईएम से कोई बंदा कर रहा है, एमबीए कर रहा है या मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, क्या तुम चाहोगे? इंडस्ट्री ओपन करे अपना, ये जॉब्स क्रिएट करे, यही तो पर्पस है। तो अगर वहां पे ये नए नए कोर्सेज अगर स्टार्ट हो रहे हैं, इट मींस कि दैट इज द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रीज। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? सीएससी कम हो गया, बच्चे उस तरफ जाना स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों किया वे स्टार्ट? इसलिए किया क्योंकि जो इंडस्ट्रीज वहां पे आ रही है, जिनको आप बुला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो हमें आजकल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो बीटेक सीएससी वाले को आता नहीं है, तो किसको आता है? एआई अगर किया हो बच्चे ने, ठीक है जी हम यही स्टार्ट कर देते हैं। ये प्राइवेट के पास ये अथॉरिटी, मतलब वो है, जल्दी हो जाता है। गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत टाइम लग जाता है। कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेरे को बताओ बीटेक भी एआई स्टार्ट हो गया है? प्राइवेट में बहुतों ने स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो इंडस्ट्री की नीड है। तो अगर यहां पे अगर नए नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, इट मींस कि दैट इज द नीड ऑफ द इंडस्ट्रीज। एनर्जी, एआई, डेटा साइंस, एनवायरमेंट, एनीथिंग रिलेटेड टू डेटा इज फ्यूचर। बस ये सोच लो। ऐसे बहुत सारे डोमेन है। जैसे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स बोला था, यहाँ पे लिखा ही नहीं मेरे को लग रहा है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स के बारे में देखना, आईटी बॉम्बे में होता है और शायद आईटी कानपुर में भी होता है। इसका फ्यूचर क्या है? बड़ा तगड़ा फ्यूचर है, कोई कमी नहीं है यार। बस वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स ये कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा को वो टूल्स क्रिएट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा के। लेकिन मान लो सपोज आप एआई कर रहे हो, तो एआई में कुछ अलग तरीके से चीजें पढ़ रहे हो, लेकिन वही सेम चीजें आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स में भी पढ़ रहे हो, तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। बात आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब मैनेजमेंट कोर्सेज भी आप कर सकते हैं बीटेक के बाद इन आईआईटीज, इन एनआईटीज, इन ट्रिपल आईटीज। देयर आर मैनेजमेंट कोर्सेज जो आप कर सकते हैं। एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, अब्रॉड भी आप लोग जा सकते हैं बीटेक करने के बाद। अब ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। ये 4 यूनिवर्सिटीज के मैंने नाम लिखे हैं जो आप लोगों ने गेट के एग्जाम के बारे में, इसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करूंगा। गेट के थ्रू आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं अब्रॉड। ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं, TUM, NTU, NUS, RWTH। अच्छा रैंकिंग गलत लिख दी इसने, हाँ NTU, NUS, ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो, ये 2 जर्मनी में है, ये सिंगापुर में है। अब्रॉड का एक अलग ही फंड है, अब्रॉड की रिक्वायरमेंट टोटली अलग है ग्लोबल की, उसके बारे में भी करेंगे डिस्कशन। आप ध्यान से सुनना, आप कंक्लूड कर रहे हैं अगले 5 मिनट में। जितनी भी मैंने तुम्हें सारी चीजें बोली हैं,
ये एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एग्जाम नहीं बोलता हूं, मैं इसको करियर बोलता हूं, क्योंकि यही एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें अथॉरिटी दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि अगर मेरे को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली अलग अलग डोमेन में एक्सपेरिमेंटेशन करनी है और एक एग्जाम देने से मल्टीपल रास्ते ओपन करने हैं, तो यही एक एग्जाम दे रहा है। सर मेरे को पब्लिक सेक्टर जाना है, मेरे को प्राइवेट जाना है, मेरे को गवर्नमेंट जाना है, मेरे को अब्रॉड जाना है, मेरे को एमटेक में जाना है, मेरे को मैनेजमेंट कोर्सेज में जाना है, मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन में जाना है। ये एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हारे सारे रास्ते ओपन कर देता है, एक सिंगल एग्जाम। आई कॉल दिस एग्जाम एज अ ब्यूटीफुल एग्जाम। कोई एग्जाम बता दो गेट के अलावा जो इतनी मल्टीपल ऑप्शन तुम्हें दे देगा, कोई एग्जाम नहीं है। कैट दोगो, एमबीए, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, ठीक है तुम्हारा चॉइस है, मे भी बहुत सारे बच्चों ने कैट को टारगेट किया, करो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ईच एंड एवरी एग्जाम इज गुड, लेकिन मैं उस एग्जाम की बात कर रहा हूं जो इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन देयर ओन डोमेन, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट एग्जामिनेशन। अब इसके कुछ बेनिफिट, हायर स्टडीज इन टॉप इंस्टीट्यूट्स जाना है तो गेट एग्जाम, पब्लिक सेक्टर जॉब्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारी स्टेट्स में, जैसे हरियाणा का, आपका हरियाणा यूटिलिटी डिपार्टमेंट जो आपका है, यूपी में 3 डिपार्टमेंट्स, ओडिशा से अगर कोई है, पंजाब ने बंद कर दिया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो कुछ स्टेट के में जो असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट है वो गेट एग्जाम के थ्रू होता है। सेंट्रल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सेंट्रल में भी बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ जॉब्स हैं, नो डाउट उसमें भी सिविल का नहीं आ रहा है। यूपीएससी कंडक्ट करवाता है बहुत सारे एग्जाम्स जो आते हैं, लेकिन वो अपने एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, लेकिन गेट के थ्रू कुछ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट कर रहे हैं आज के टाइम पे गेट के थ्रू। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन मेरे को ओपन करना है, अब्रॉड मेरे को जाना है और विद फेलोशिप और स्कॉलरशिप जाना है। सो दिस इज अ सिंगल एग्जाम, और ये हायर स्टडीज नॉट ओनली इन द टेक्निकल डोमेन, मैनेजमेंट डोमेन्स आल्सो, और मैनेजमेंट में मल्टीपल ऑप्शंस। और देखो आज जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना ऑप्शंस, दिमाग से ये कोई भी डाउट निकाल देना, वो तुम अपनी मिस्टेक करोगे। अगर तुम दिमाग में कोई डाउट रखोगे कि इसके बाद तो अच्छा करियर नहीं है, वो तुम्हारी मिस्टेक होगी। एज्यूम करके चलना, वो बोलते हैं ना जिंदगी में कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो। जरूरी नहीं होता कि हर चीजों को जानना, कुछ चीजों को मानना जरूरी होता है। आज अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से चीजें बता रहा हूं कि इट मींस कि वो चीजें ट्रू हो चुकी हैं, क्योंकि हम लोग पिछले 16 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, मैं खास करके 16 साल से इस इंडस्ट्री में, तो ये मेरा उस चीज का एक्सपीरियंस और किस तरीके से चीजें इवॉल्व हुई हैं, कैसे चेंजेस हुए हैं, मैंने देखे हैं सारे। तो आज जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं वो इसके अकॉर्डिंगली ही बोल रहा हूं तुम्हें मैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम गेट एग्जाम का नाम सुनते हैं ना, कुछ दिमाग में फियर आते हैं, फियर, कुछ बड़े तगड़े तगड़े फियर है, और सारे गलत है आज के टाइम पे हिसाब से। सबसे पहला ह्यूज कंपटीशन। फ्रेंड्स, आप इंजीनियरिंग के कैसे एरा में हैं जहां पे कंपटीशन लोएस्ट है, लोएस्ट है। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, पिछले 10 साल का डाटा उठा के देखो कि गेट में कितने कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए या अप्लाई किया सिविल इंजीनियरिंग में। 2-2.5 लाख से वापस आते 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 थे 1 लाख पे आ गई, और 1 लाख अभी बढ़ा है, नहीं तो 70-80 हजार पे भी आ गया था ये। कितने लोगों ने अप्लाई कर रहे थे, मैं अप्लाई करने की बात कर रहा हूं, अभी तो मैं अपीयर की बात ही नहीं कर रहा। तो बिगेस्ट फियर जो सबसे पहला जो अननेसेसरी तुम्हारे दिमाग में है, ह्यूज कंपटीशन फ्रेंड्स नहीं है आज के टाइम पे। दूसरा, नीड मिनिमम 60 मार्क्स नहीं चाहिए फ्रेंड्स आज के टाइम पे। आज 60 नंबर मेरे को नहीं चाहिए। अगर तुम आईटी टारगेट कर रहे हो फ्रेंड्स, 40 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए सफिशिएंट है। 40 नंबर, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मान लेना जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं मैं, 40 नंबर आईटीज के लिए, क्योंकि बहुत सारी डोमेन्स हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मेरे को जो सेफ स्कोर है मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस बेसिस में बोल रहा हूं, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कि 60 नंबर क्यों नहीं चाहिए। 60 नंबर फ्रेंड्स इसलिए नहीं चाहिए, 2023 से क्या हो रहा है, जो भी आईटी कंडक्ट करवा रही है ना, वो एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट रिलीज करती है, एक पीडीएफ रिलीज करती है। इसी बार नहीं हुआ, ये कुछ इश्यूज आए उस कारण से इन्होंने रिलीज ही नहीं किया इस बार। एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट इशू होता है जिसमें कैटेगरी वाइज, गेट स्कोर वाइज, स्टेट वाइज, कितने ब्रांच में कितने कितने बच्चे हैं। पहले कभी नहीं पता लगता होता था कि अगर मेरे 52 नंबर है एंड आई एम फ्रॉम लेट अस सपोज जनरल कैटेगरी, तो मेरे से आगे कितने बच्चे हैं मेरे को पता नहीं होता था। लेट अस सपोज आई एम फ्रॉम एससी कैटेगरी, मेरे 45 नंबर हैं, मेरे से आगे कितने बच्चे हैं पता नहीं लगता था।
लेकिन उस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में सारा डाटा आ रहा है, सारा डाटा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है उसके अंदर, सारी डिटेल में चीजें आ रही हैं। तो उसके बेसिस पे मैं ये चीजें दे रहा हूं तुम्हें, मैं जो कंक्लूजन दे रहा हूं मैं। टिपिकल एग्जाम कितने नंबर का पेपर होता है गेट का? 100 नंबर का। यस, 100 में से अराउंड 15 से 20 नंबर का डिफिकल्ट होता है गेट। 30 नंबर इजी, 50 नंबर मॉडरेट, 20 नंबर डिफिकल्ट। और जो कि मैंने तुम्हें बोला कि आज मेरे को 60 नंबर नहीं चाहिए, 40-45 नंबर इज सफिशिएंट, देन यू कैन लीव दैट डिफिकल्ट पार्ट। आज के टाइम के हिसाब से यू कैन लीव दैट डिफिकल्ट पार्ट। कौन से सब्जेक्ट है जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं? सारे? कोई नाम बताओ, जनरली आंसर करो, मैं बोलता हूं फिर तुम्हें जो डिफिकल्ट लगते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर्स। स्टील पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी तक। ये 4 सब्जेक्ट तुम्हें डिफिकल्ट लगेंगे। पता क्या लगता है डिफिकल्ट? क्योंकि कैलकुलेशन है ना, बहुत ज्यादा है, डाटा है, बहुत फॉर्मूलाज हैं, याद करने के हैं। तुम्हें पता है 100 नंबर में, सुनो ध्यान से, 100 नंबर में से इन 4 सब्जेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? कितने नंबर का आता है ये? सिर्फ 15 से 18 नंबर का। सिर्फ 15 से 18 नंबर का। लोग सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि जब सिविल की तैयारी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यही सब्जेक्ट उठाते हैं। मैं इसको बिल्कुल एंड में करवाता हूं। और अगर मैं तो बहुत कॉलेज में ये भी बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं कि अगर तुम गेट की तैयारी कर रहे हो, ये 4 सब्जेक्ट छोड़ दो। 80 नंबर का ढंग से तैयार करो और इस तरीके का तैयार करो, या अगर पूरा नहीं छोड़ना, जैसे स्टील स्ट्रक्चर्स है उसमें प्लास्टिक एनालिसिस से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, कनेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, उसको कर लो। सिर्फ उतना सा पार्ट जहां से आता है सिर्फ वो टॉपिक करके चले जाओ। 80 से 85 नंबर का ढंग से तैयार करके जाओ और नंबर ले आओ 40-45। फ्रेंड्स, कोई नहीं बोलेगा पूरे इंडिया में ये चीज तुम्हें, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं। और ये रिकॉर्ड हो रहा है, 2-4 दिन में यूट्यूब पे भी आ जाएगी चीजें। और ऐसे पता नहीं कितने सेमिनार्स मेरे यूट्यूब पे डले हुए हैं। एनवायरमेंट, सॉइल मैकेनिक्स, ये 2 सब्जेक्ट कितने नंबर के आते हैं? 25 नंबर के। सर्वे, हाईवे, दोनों सब्जेक्ट कितने नंबर के आते हैं? 13-14 नंबर के। 25 और 13-14 कितना हो गया? 38। 15 नंबर का आता है मैथ, कितना हो गया? 48 और 5 53। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश 15 नंबर का 68। इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी मिला के 5 नंबर का 73। ओपन चैनल फ्लो 4 नंबर का 77। इतना भी कर जाओगे, बहुत है, मैं बता रहा हूं। और कुछ मत करो, कुछ मत करो। समझ में आ रही है बातें? चेक कर लेना जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें डाटा में। और 4 सब्जेक्ट जो तुम्हें मैंने बताए, सोम, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, स्टील, अगर गेट की सिविल की तैयारी को 800 घंटे लगते हैं ना, ये 4 सब्जेक्ट तकरीबन 300 घंटे खा जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि बड़े सब्जेक्ट हैं, बहुत कुछ है इसमें करने को, लेकिन आता बहुत कम नंबर का है। चेक करके देखना। हाई स्कोर प्रेशर नहीं चाहिए, कोई बिना मतलब का प्रेशर है। 8 मंथ प्रिपरेशन ड्यूरेशन है ही नहीं यार। 4-5 महीने अगर तुम ढंग से दे लोगे ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन वो 4-5 महीने फिर उसी चीज के ऊपर होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए जिंदगी के अंदर, अगर चाहे। और यही आज की जेनजी जनरेशन को चाहिए, जल्दी से चाहिए चीजें। थोड़ी देर से ठीक है, 2-3 महीने तो मैं मेहनत कर लूंगा मैं, लेकिन 2-3 महीने ढंग से प्रिपरेशन करो अच्छे तरीके से, तुम निकाल जाओगे, तुम निकाल जाओगे। सोसाइटी पीयर प्रेशर ये तुम खुद क्रिएट करते हो। जब तुम ढिंडोरा पीट देते हो कि मैं तो गेट की तैयारी कर रहा हूं जी, मैं तो पीएसयू चला जाऊंगा, मैं तो आईटी चला जाऊंगा, ये प्रेशर तुम खुद क्रिएट करते हो, कोई और नहीं करता। किसी को कैसे पता तुम गेट की तैयारी कर रहे हो? पता है किसी को? और सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हो जब तुम घर बताते हो, वहां से क्या होता है, आप बोलेंगे, आपको पेरेंट्स से डिस्कस किया विद ड्यू रिस्पेक्ट, मान लो सपोज पेरेंट्स को अगर तुम बड़े डिटेल में उन चीजों के बारे में सारा समझ है, फिर तो उनको बड़े डिटेल में डिस्कशन करो। अगर उनको सिंपली बता दो मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं बस। क्यों? आपने पेरेंट्स को बोला सर मैं पापा मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ, गेट की तैयारी क्या होगा, इससे पब्लिक सेक्टर जॉब लग जाएगी, 20 लाख का सैलरी है, आईटी चला जाऊंगा, ये हो जाएगा, उसके बाद 40 लाख का पैकेज लग जाएगा। उनके दिमाग में आ गया। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स किससे डिस्कस नहीं करेंगे? 100% करेंगे। मेरा बच्चा तो ये कर रहा है, क्योंकि पूछेंगे उससे क्या कर रहा है तेरा बच्चा, ये कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब वो जो प्रेशर है ना तुम्हारे दिमाग में क्रिएट होगा, वो जरूरत ही नहीं डिस्कशन करनी। अपना एक ग्रुप बनाओ जो सारा सेम तरीके से सोचता है। अगर किसी का ब्रॉड का प्लान है तो ब्रॉड के हिसाब से ग्रुप बना लो।
जेईई का तैयारी करना, उस हिसाब से ग्रुप बना लो। हायर स्टडीज के लिए जाना, उस हिसाब से ग्रुप बना लो। इंजीनियरिंग सर्विसेज टारगेट कर रहे हो तो उस हिसाब से ग्रुप बना लो। आ रही तैयारी बात में? तो ये पीयर प्रेशर तुम खुद क्रिएट करते हो। एक और बड़ी चीज, पब्लिक सेक्टर गेट के थ्रू बाहर हो रही है। यस, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ने पिछले 2-3 साल के अंदर गेट से नहीं ले रही है, और खास करके महारत्न पब्लिक सेक्टर। ओएनजीसी क्विट कर गया 2 साल पहले, कोल इंडिया इस बार क्विट कर गया, गेट के थ्रू नहीं ले रहा है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड पिछले साल क्विट कर गया, एचपीसीएल अपना एग्जाम ले रहा है, आईओसीएल पिछले साल क्विट कर गया। ये महारत्न पब्लिक सेक्टर हैं जिन्होंने गेट के थ्रू नहीं ले रहे हैं। अब मैं उसके ऊपर डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि क्यों नहीं ले रहे हैं सर, 2-4 साल के बाद फिर से लेना स्टार्ट कर देंगे गेट के थ्रू। आज नहीं ले रहे हैं क्योंकि गेट इज फॉर हायर स्टडीज, गेट इज नॉट फॉर जॉब। ये दिमाग में रखना। दैट इज द रीजन वाई जो गेट में जो पेपर आता है वो हायर स्टडीज रिसर्च को ध्यान में रखते हुए आता है, पीएसयू की जॉब को ध्यान में रखते हुए नहीं आता है। बात आगे समझ में? और जो पीएसयू अपना टेस्ट ले रहे हैं दैट इज मोर सिंपल देन यूर क्रैकिंग द जेईई एग्जामिनेशन। मैं रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूं। तुम्हारे स्टेट जेईई एग्जाम करने से कहीं ज्यादा इजी है एक पीएसयू का रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना। क्वेश्चन उठा के देखना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? आ रही ऊपर से निकल रही है? प्रीवियस पेपर उठा के देखना, वहीं से पता लगेगा। हायर स्टडीज नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहते हायर स्टडीज मत करो, लेकिन हायर स्टडीज नहीं बनेगा, पब्लिक सेक्टर बनेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन योर मार्क्स इन द गेट। सिंपल, ये तो तुम्हारे कंट्रोल में है। अच्छे मार्क्स ले आओ, मत करो हायर स्टडीज, चले जाओ डायरेक्टली पब्लिक सेक्टर में, कोई मना नहीं कर रहे। आगे की बात समझ में? धीरे धीरे एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी तो मेरी कम होनी चाहिए यार। चलो कुछ फैक्ट्स हैं गेट के थ्रू। सबसे पहला, गेट में जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, वो 40 to 50% कम हो गए पिछले 4-5 साल में, 6 साल के अंदर। और जो अब गेट का तुम्हें दिख रहा होगा, इस बार गेट का 10 लाख प्लस चला गया है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन पता है क्या है? एक तो नॉन इंजीनियरिंग डोमेन्स ने गेट के थ्रू लिखना स्टार्ट कर दिया है। पहले नहीं होता था, ह्यूमैनिटीज के लिए होता नहीं था गेट के पेपर, अब उन्होंने ऐड कर दिया 2-3 साल। दूसरा, 3rd ईयर से अब तुम गेट पेपर दे सकते हो, वो भी बच्चा जिसको यूज ही नहीं कर पाता है। तीसरा कि आप लोग गेट के थ्रू जो है 3rd ईयर फाइनल में 2 पेपर लिख रहे होते हैं। और एक नेक्स्ट रीजन कि कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा गेट का पेपर लिख रहा है, जो किसी टाइम पे मिनिमम लिखता होता था, जो किसी टाइम पे मिनिमम लिखता था, सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में लिख रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं, मैं अब लिखते रहो अपने पॉइंट्स, जब मैं पूछूंगा क्वेश्चन तो पूछ लिया आपने, मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में क्या डाउट्स हैं, वो सारे हैं इसमें। आगे सुनो 20% बच्चे, मेरे को डेडलाइन दे दी, 2 मिनट का टाइम है सर ने। 20% बच्चे गेट पेपर देने जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते? आप में से कितने लोग 3rd ईयर से यहाँ पे काफी लोग ये बैठे हैं ना। अब इस प्रेजेंटेशन से पेपर आएगा सितंबर में, तुम लोग भर दोगे कि हाँ सर ने बोला था ये है तो भर दोगे। तैयारी करोगे नहीं, तैयारी नहीं करोगे तो पेपर देने भी क्या करने जाओगे? समझ आएगी बात है? तो 20% बच्चे जो है वो पेपर देने जा ही नहीं रहे। इस बार तो रिकॉर्ड किया है, 22% गए नहीं पेपर देने। और गेट में ओनली 15 to 18% बच्चे जो क्वालिफाई कर पाते हैं टोटल का। रीजन, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा डाटा ये बोलता है कि अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं और उसमें से 18 क्वालिफाई कर जाते हैं। और गलत स्ट्रेटेजीज बनाते हैं ना, पड़े रहोगे आरसीसी स्ट्रक्चर के पीछे, मत छोड़ दो उसको। जो मेन टारगेट है उसको टारगेट करो, कितने नंबर लेने प्लान करो और अकॉर्डिंगली तैयारी करो। ये रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो रिड्यूस हो रहा है लेकिन जॉब बहुत इंक्रीज हो रही है पब्लिक सेक्टर में। मैं एक पब्लिक सेक्टर के नाम की बात कर रहा हूं, नाम ले रहा हूं, एयरपोर्ट है। मैं तो इनों के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को तो कोई चक्कर नहीं, आता रह जाएगा, मैं बंद कर देता हूँ। हाँ सुना है, बंद कर दे। हाँ मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, चलो बाद में मार लेंगे बातें। ओ 1 मिनट यार, 2 मिनट मिले, वेस्ट हो जाएंगे वो भी। लेकिन जो पीएसयू में जॉब्स हैं बहुत इंक्रीज कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक्चुअली जब तुम्हारा टाइम आएगा ना उस टाइम पे तुम लोग वो स्क्रॉल ही करते रह जाओगे, पता कुछ नहीं होगा। मेरा पर्पस सिर्फ अब जिसका ये है कि एटलीस्ट तुम्हें इन्फॉर्मेशन हो, पता हो, सो दैट कि तुम 2-4 साल के बाद तुम ये ना बोलो कि मेरे को किसी ने बताया नहीं। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। पीएसयू में जॉब्स इंक्रीज कर रही है। चलो ये भी छोड़ो, ये गेट का एग्जाम पैटर्न है, आई थिंक सभी को पता होगा। 3rd ईयर क्वेश्चन पूछा, 3rd ईयर में दे सकते हैं, यस 3rd ईयर ऑनवर्ड्स दे सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज गेट का, ये मैंने लिखा है, ध्यान से सुन पढ़ो इसको।
ओनली एग्जाम यू कैन राइट 2 टाइम बिफोर गेटिंग पास आउट। ग्रामेटिकल एरर हो सकता है इसमें, लेकिन मतलब समझ गए हो। मेरे को बताओ, बीटेक पास आउट होने से पहले पहले कौन सा तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख सकते हो? सिर्फ यही है। तो क्या दिक्कत है तुम्हें करने में यार? है वही सुनोगे तब समझ आएगा ना। ये एक ऐसा एग्जाम है जो तुम लोग कॉलेज रहते रहते 2 बार दे सकते हो, कोई और एग्जाम दे नहीं सकते हो, तो प्रिपरेशन करने में क्या दिक्कत है? और दूसरी चीज, तुम लोग उस प्रिपरेशन वाले मोड में हो, वही तो चीजें पढ़ रहे हो जो तुमने गेट में पढ़ना है, वही तो चीजें तुम पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये एडवांटेज है इसका। स्ट्रेटेजी बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट्स ढंग से पढ़ो, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करो, क्योंकि जब तक तुम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस नहीं करोगे ढंग से। ये लंच टाइम क्या है तुम्हारा? हाँ, एक बोलेगा तो सुनेगा। तो अगर लंच नहीं करोगे एक टाइम पे तो क्या हो जाएगा? ओ बेचारा वो 18 दिन तक बैठा रहा। तुम्हारे लिए यार, मेरे लिए थोड़ा ना यार, सोच के देखो, तुम्हारे लिए मेरे लिए। ये तो एक साल में 200 बार पढ़ देता हूँ ये चीजें, ये तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ फ्रेंड, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, कितने लोगों जो कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं बंद कर देते हैं कहीं पे? सुन लो यार, तुम्हारे लिए आप जो। अच्छा, वेरी गुड, थैंक्स यू। चलो, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे तुम्हें पता चलेगा कि हाउ गेट एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर जो विदाउट गेट ले रहे हैं। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर तुम साल 2 साल बाहर, कोई रिमोट तो नहीं था इसको बंद करने का? कोई बात, चलो कोई बात नहीं, दिख रहा है। सुनो, गेट इज अ कंसेप्चुअल एग्जाम। गेट एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, प्रैक्टिस मांगता है। देखो, गेट तुम्हारा पढ़ के नहीं होगा, नोट्स पढ़ के नहीं होगा, गेट प्रैक्टिस ही होगा। सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंगली पढ़ो। गेट में 65 में से 55+ क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल्स, तो तुम्हें जो अपने नोट्स बनाने वो इस हिसाब से बनाओ कि उससे मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, प्रीवियस ईयर सॉल्व हो जाए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर तुमने सब्जेक्ट ढंग से पर लगा लिया, प्रीवियस ईयर पेपर्स को 5 बार हाथ से लगा लिए, बिलीव मी फ्रेंड्स, 40+ मार्क्स मिनिमम ले जाओगे, 40+ मार्क्स। और मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 40 नंबर ले आओ, आईटी भेजने की गारंटी है, क्योंकि यही हम कर रहे हैं, पूरे इंडिया को ये कैटर कर रही हैं चीजें ये, राइट? शॉर्ट नोट्स अकॉर्डिंगली बनाओ, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, और लास्ट पॉइंट आ गया आपका टेस्ट सीरीज। अब ये जितना भी सारा अपडेट्स है, देखो जितना भी तुम्हें मैंने आज बताया सारा भूल जाओगे तो याद कैसे रहेगा? ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको, मैं पीडीएफ आई विल शेयर। इसका तरीका क्या है? एक तो इन प्लेटफॉर्म्स को विजिट करते रहना। देखो, इंजीनियर्स का रिपेंड वो प्लेटफॉर्म है जो जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इन स्टेट रिलेटेड चीजें आती हैं। योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म जो पूरे इंडिया के हिसाब से चीजें आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलेगा। योरपीडिया ग्लोबल इज द प्लेटफॉर्म कि इफ यू आर टारगेटिंग टू गो फॉर अब्रॉड स्टडीज विदाउट पैसा नहीं खर्च होना है। अगर तुम पैसा खर्च करके बाहर जा रहे हो वो बहुत बड़ा मिस्टेक है आपका, स्पेशली आप जो जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। फुल्ली फंडेड मास्टर्स, फुल्ली फंडेड डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीटेक मास्टर्स के बाद पीएचडी के बाद पोस्टडॉक। अगर तुम्हें टारगेट्स हैं इन चीजों के, देन यू कैन गो विद द योरपीडिया ग्लोबल, ये प्लेटफॉर्म है। अब जो याद करने वाली चीज है, देखो हमने ना कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप है कि वैसे तो आपके जो नंबर हमने लिए इसको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट। जितना भी फ्यूचर में अपडेट्स आएगा वो सारा अपडेट्स आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहेगा। इसमें कोई इशू किसी को? इसमें कोई इशू? और वहां पे हर चीज से रिलेटेड मिलेगा आपको, स्टेट से रिलेटेड, आपका हायर स्टडीज अब्रॉड, इंडिया से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पे टाइम टू टाइम आती है। और प्लान करो फ्रेंड्स, अगले 3-4 साल अच्छे तरीके से प्लान करो, तुम्हें डिफरेंट हो जाएगी जर्नी। और रोल मॉडल बनो, रोल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रोल मॉडल, अब तुम बोलो सर हमारे लिए कौन रोल मॉडल है, अगर तुम बन जाओ ना किसी के लिए रोल मॉडल, यार तुम बन जाओ किसी के लिए, राइट? और दूसरा चीज है, बड़ा सोचना स्टार्ट करो, बड़ा सोचो। डोंट थिंक अबाउट 4-5 लाख की सैलरी या 4-5 लाख साल का मिल जाए, सर बहुत है, बड़ा सोचो यार। अब्दुल कलाम साहब ने एक बात बोली थी कि स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन का मतलब क्या होता है? वो ये भी तो बोल सकते थे कि स्मॉल थिंकिंग इज रॉन्ग, थिंक बिग। पाप बोला, क्यों बोला पाप? इसलिए बोला पाप बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस, वी आर वेरी मच रिलीजियस। और पाप वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? रिलीजन की टर्म में यूज करते हैं। तो उन्होंने इसलिए पाप वर्ड यूज किया कि एटलीस्ट इनको समझ में आ जाए इंडियंस को कि अगर तुम छोटा सोच रहे हो तो एक पाप के बराबर है।
स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन। बड़ा सोचो, जितना तुम सोच सकते हो उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर है। अभी मैं इसको लास्ट में ओपन कर दूंगा, तो जो भी स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड हो जाएगा, वहां पे ऑप्शन आती रहेगी। अच्छा, स्लाइड एंड होगी, एक मिनट। हाँ, ये था पेज लास्ट। एनी क्वेरी, और स्किप ही हो गया। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? अब पूछो, जो भी उल्टा सीधा क्वेश्चन आ रहा है पूछो। हाँ जी, हाँ, वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़ ना, और कहीं नहीं है। नहीं, अब वो चीज नहीं, कोई टाइम था पंचकुला में। और थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अगर लाइफ में ग्रो करना है ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ कंफर्ट जोन के बाद। बिलीव मी, आज का टाइम एक ऐसा टाइम है, प्लीज कंक्लूड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आज का एक ऐसा टाइम है, 100 में से 99 लोग कंफर्ट जोन में हैं, और जो कंफर्ट जोन के बाहर निकल के एफर्ट कर लेगा अपना करियर बना जाएगा। बहुत आसान हो रखा है आज के टाइम पे, खास करके इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ इंजीनियर्स के साथ है, और वो भी अपनी ब्रांच के इंजीनियर्स के साथ है। नंबर नहीं आते हैं आज के टाइम पे, और वैसे कहने को है कंपटीशन है, ये है वो है, हमें पता है रियलिटीज। पढ़ते नहीं है बच्चे, कोर्स लेके बैठ जाते हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ते है ही नहीं इसको। चलो ठीक है, अभी अगर किसी को इंडिविजुअल डिस्कशन करना तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस सीजन की ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन चीज़ों से कुछ ना कुछ आपको दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चीज़ें आई होंगी। बहुत कुछ है करने को, इंजीनियरिंग वर्ल्ड पूरा ओपन है, वर्ल्ड ओपन है। इंडिया तो चलो एक छोटा सा कंट्री है, और अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। तो जो भी आती रहेगी फ्यूचर में आपको अपडेट मिलता रहेगा इस व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जाते जाते आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू।